नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका जेईवी एनसीईआरटी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, ये हमारा एवीएम के मॉड्यूल बी का क्विक रिवीजन सेशन है। आप देख सकते हैं, ये कुल मिलाकर 7 यूनिट्स हैं इस पूरे मॉड्यूल में। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक यूनिट का 30 मिनट का वीडियोज़ है। उसको उस मतलब कुल मिलाकर ये 2 से 3 घंटे का वीडियोज़ है दोस्तों। और यदि आप इसे देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब के सब कवर्ड हैं। चाहे वो बुलेट पॉइंट हो, चाहे वो हमारे टेबल फॉर्मेट हो, चीज़ों को आसान भाषा में प्रस्तुत किया गया है। और दोस्तों, यदि आपको ऐसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जिसमें लास्ट मोमेंट में अभी जो आपके पास समय बचा है उसको बेहतरीन तरह से इस्तेमाल करें, ज़्यादा फोकस करें क्विजेस पर, तो फ्रेंड्स हमारे क्रैश कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस क्रैश कोर्स को पहले यूनिट के साथ। क्या है, देखिए, एचआरएम इज द मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सिस्टम। यानी एचआरएम का मतलब ये नहीं समझिएगा कि खाली लोगों को हमने रिक्रूट कर लिया, ये एचआरएम है। नहीं दोस्तों, एचआरएम का मतलब ये होता है कि सोशल सिस्टम का मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द सोशल सिस्टम। किसी भी टेक्निकल सिस्टम के अंदर एक सोशल सिस्टम होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट समझिए। ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि लोगों और एक्टिविटीज को इस तरह अरेंज करना कि सबका एक ही डायरेक्शन हो, यानी कि सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो। आप लोगों को, आप एक्टिविटीज को ऐसे अरेंज कीजिए कि सबका एक ही डायरेक्शन हो, सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो। इसी को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि दोस्तों कहा जाता है प्लान कोऑर्डिनेशन ऑफ पीपल, एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज। यानी आपके पास जो भी लोग हैं, आपके पास जो भी एक्टिविटीज हैं, एंड वट एवर रिसोर्सेज यू हैव, यू शुड कोऑर्डिनेट देम प्लान इन अ प्लान्ड वे, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी एकदम सिस्टमैटिक वे में सब कुछ कोऑर्डिनेट करना। फिर आता है दोस्तों स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट। अच्छा, उससे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो रियल बैकबोन होता है दोस्तों, वो 3 चीजें होती है। एक तो होता है डिवीजन ऑफ लेबर, ये रियल बैकबोन है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि कौन क्या करेगा, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर शुड बी क्लियरली डिफाइंड दैट व्हाट इज द रोल एक्सपेक्टेड आउट ऑफ ईच इंडिविजुअल। देन हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, यानी किसकी रिपोर्टिंग किसको होती है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, राइट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर रोल का, प्रत्येक रोल का अपना एक अकाउंटेबिलिटी होता है, दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट। यानी जितना क्लियर डिवीजन और हायरार्की रहेगा उतना स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन होगा। दोस्तों हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल एस्पेक्ट के बेसिस पर। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जितना क्लियर डिवीजन होगा, जितना क्लियर हायरार्की होगा, मैं की पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ, डिवीजन और हायरार्की जितना ये क्लियरिटी के साथ रहेगा उतना ही स्मूथर ऑर्गेनाइजेशन होगा। अच्छा, आप एक वर्ड बार बार आ रहा है सोशल सिस्टम, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि सोशल सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को केवल मशीन या प्रोसेस ऑपरेट नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करते हैं पीपल और टेक्नोलॉजी, इसका कॉम्बिनेशन होता है। यानी ये दोनों मिलकर ही एक सोशल सिस्टम बनाते हैं, जिसे मैनेज करना ही एचआरएम का कोर रोल है। यानी दोस्तों पीपल और टेक्नोलॉजी का जो मैनेजमेंट होता है, यही हमारा कोर रोल है, किसका जी, एचआरएम का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू एचआरएम। दोस्तों आज की कंपनी टेक्नोलॉजी से नहीं, ह्यूमन कैपिटल से जीती है ना। आज की जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी से नहीं, ह्यूमन कैपिटल से जीती है। आप बोलिएगा ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है यूनिक स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, राइट, जो कि इजीली कॉपी नहीं किया जा सकता। यही ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, राइट। ये जो हमारा 4 चीज बताया ना आपको, यूनिक स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड, दिस गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों हमने ये सीखा कि ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान कोऑर्डिनेशन होता है एक्टिविटीज एंड पीपल का, जो कि एक सोशल सिस्टम के अंदर काम करते हैं। और एचआरएम क्या करता है, इस सिस्टम को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कन्वर्ट करता है ह्यूमन कैपिटल के माध्यम से। देखिए मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि एचआरएम क्या कर रहा है दोस्तों, कि ये जो हमारा एचआरएम टर्न्स दिस सोशल सिस्टम इनटू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू ह्यूमन कैपिटल, राइट। तो एक प्लान कोऑर्डिनेशन है एक्टिविटीज पीपल का, और ये जो सिस्टम है इसको एचआरएम क्या करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कन्वर्ट करता है, इसके माध्यम से, ह्यूमन कैपिटल के माध्यम से। चलिए अब आगे बात करते हैं इवोल्यूशन एंड हिस्टोरिकल माइलस्टोन। तो दोस्तों एचआरएम आज इतना एडवांस क्यों लगता है? क्योंकि ये एक दिन में डेवलप नहीं हुआ दोस्तों, ये एक इवोल्यूशन है। पीपल मैनेजमेंट का 100 से ज्यादा साल का सफर है ये। तो 3 एरा ऑफ वेल्थ की बात करें तो एक हमारा एग्रेरियन एरा है। एग्रेरियन एरा का मतलब क्या हुआ कि इस टाइम इकोनॉमी का किंग था जमीन, क्या था जी, वेल्थ था लैंड, राइट, जमीन ही किंग था। यानी दोस्तों जिसके पास लैंड रहेगा, राइट, जिसके पास लैंड उसके पास पावर, यानी लैंड को ही वेल्थ माना गया था, समझे। फिर आया हमारा दूसरा एरा जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरा। इंडस्ट्रियल एरा में क्या हुआ कि जो वेल्थ था वो था कैपिटल और मशीन, यही था वेल्थ। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों
वेल्थ को कहा गया कैपिटल प्लस मशीन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि फैक्ट्री आए, मशीन आए और वेल्थ शिफ्ट हो गया कैपिटल और टेक्नोलॉजी पर। यानी फैक्ट्री और मशीन के कारण जो वेल्थ है ये कैपिटल और टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो गया। फिर तीसरा एरा आता है हमारा नॉलेज एरा। नॉलेज एरा में क्या हुआ कि वेल्थ को कहा गया ह्यूमन कैपिटल। आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है स्किल, नॉलेज, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, यानी कि ह्यूमन कैपिटल। तो दोस्तों 3 एरा की हमने बात की, एग्रेरियन, इंडस्ट्रियल और नॉलेज। तो एग्रेरियन का मतलब क्या हुआ कि जिसके पास जमीन है उसके पास पावर है। फिर इंडस्ट्रियल का मतलब हुआ कि वेल्थ जो है कैपिटल और मशीन का सम है। फैक्ट्री आया, मशीनरी आया, वेल्थ शिफ्ट हो गई कैपिटल और टेक्नोलॉजी पे। और लास्ट आता है हमारा नॉलेज एरा, जिसमें बोला कि वेल्थ ही ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, सबसे बड़ी ताकत है स्किल, नॉलेज, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, यानी ह्यूमन कैपिटल। ये सबसे बड़ी ताकत है आज के समय में। यानी मशीन तो आप कॉपी कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन कैपेबिलिटी को कॉपी नहीं कर सकते आप, राइट। चलिए, तो पहले में था लैंड वेल्थ था पहले, फिर कैपिटल मशीनरी वेल्थ हुआ, अब है ह्यूमन कैपिटल वेल्थ है। चलिए, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग मैकमिलन पर्सपेक्टिव इवोल्यूशन ऑफ एचआर फंक्शन। पहले था हमारा लेबर और वेलफेयर डिपार्टमेंट। यहाँ ये शुरुआती जमाना था, अर्ली स्टेज था। यहाँ पे फोकस था वेलफेयर, सेफ्टी, बेसिक वर्किंग कंडीशन, यानी देखिए लिखा है ना सोशल वेलफेयर ओरिएंटेशन, ये लेवल वेलफेयर डिपार्टमेंट था। फिर आया एडमिन फोकस, यानी पर्सनल डिपार्टमेंट आया। इस स्टेज में एचआर एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बन गया, मतलब रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग करना, कॉम्पेंसेशन करना, ये सब मेनली काम हो गया एचआरएम का। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, कॉम्पेंसेशन, कॉम्प्लायंस, तो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का बन गया। स्ट्रेटजी अभी भी दूर थी। फिर आया हमारा एचआरएम। एचआरएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, लिखा गया है स्ट्रेटेजिक पीपुल मैनेजमेंट। मतलब यहां से एचआरएम रियल गेम चेंजर बना। पहले लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट था, फिर पर्सनल डिपार्टमेंट बना, फिर आया एचआरएम। यानी दोस्तों फोकस शिफ्ट हुआ किस पे जी? प्रोडक्टिविटी पे। किस पे जी? एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे। फिर मोटिवेशन पे फोकस शिफ्ट हुआ। और किस पे शिफ्ट हुआ? अलाइनमेंट विद द बिजनेस गोल, गोल के साथ अलाइनमेंट पे फोकस शिफ्ट हुआ। इसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी पूछा जाए आपसे कि बताओ रियल गेम चेंजर एचआरएम कब बना, तो ये याद रखिएगा यहां से बना। फिर आता है हमारा एचआरडी, यानी दोस्तों डेवलपमेंट ओरिएंटेशन है, ये आज का स्टेज है, राइट। दिस इज अ मॉडर्न स्टेज, इसको कहा जाता है डेवलपमेंट ओरिएंटेशन। यानी एचआरडी का फोकस है लोगों को ग्रो करना। इसके अंदर क्या क्या आता है जी? कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट आता है, कल्चर बिल्डिंग आता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आता है, टैलेंट पाइपलाइन क्रिएशन आता है, समझे? ये एचआरडी है दोस्तों, मतलब डेवलपमेंट ओरिएंटेशन। पहले था हमारा स्ट्रेटेजिक पीपुल मैनेजमेंट, फिर आ गया डेवलपमेंट ओरिएंटेशन, यानी कॉम्पिटेंसी डेवलप करो, कल्चर बिल्ड करो, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करो। तो कहा जाए एक लाइन में यदि हम समराइज करें चीजों को जो अभी हमने देखा, हम कह सकते हैं कि जो हमारा आज का एचआरडी है ना, इसमें ग्रोथ भी है, इसमें कल्चर भी है, इसमें कैपेबिलिटी बिल्डिंग भी है, कैपेबिलिटी बिल्डिंग भी है, ग्रोथ प्लस कल्चर प्लस कैपेबिलिटी बिल्डिंग, राइट। ये एचआरडी है। तो दोस्तों एचआर एक इवोल्यूशन है। एचआर इवोल्यूशन कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, लिखा है ना एचआर का जो इवोल्यूशन है ये कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एक एडिशन है। किस चीज का एडिशन है जी? मतलब नया स्टेज पुरानी फंक्शन को रिप्लेस नहीं करता, उसमें नया डायमेंशन ऐड करता है। समझिए, फिर से बता रहा हूँ, इवोल्यूशन जो है एक डायमेंशन का एडिशन है। फिर से बता दो दोस्तों, इवोल्यूशन इज एन एडिशन ऑफ डायमेंशन, नॉट अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन अर्लियर फंक्शन। मतलब एचआर का जो इवोल्यूशन है वो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वो क्या है? एक एडिशन है। मतलब जो नया स्टेज आया है ना, ये पुरानी फंक्शन को रिप्लेस नहीं करता, उसमें नए डायमेंशन ऐड करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों डुअल ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड एचआरएम कंसेप्ट। फ्रेंड्स, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना मुश्किल ही नहीं, लेकिन सस्टेनेबली चलाना सबसे बड़ा चैलेंज है। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना दोस्तों मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबली चलाना दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज है। क्यों सबसे बड़ा चैलेंज है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा 2 अपोजिट गोल पे रन करता है। एक एचआरएम का काम होता है, और दोस्तों मैंने क्या बोला कि ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबली चलाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इट रिक्वायर बैलेंसिंग 2 कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव, 2 अपोजिट गोल है, और एचआरएम का काम होता है दोनों को बैलेंस करना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 2 कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एचआरएम का यही काम है कि ये जो इसमें बैलेंस 2 जो ऑब्जेक्टिव है ना, कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव है, इसके बीच में बैलेंस तैयार करना, ये एचआरएम का काम है। दोस्तों आपको इस वीडियो से मैं वो पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ जो कि आपको नॉर्मली पढ़ के नहीं समझ में आएगा, बुक को पढ़ेंगे तो, और यही चीज मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से की पॉइंट को समझा रहा हूँ। तो दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी गोल। मतलब पहला गोल सिंपल लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, बट यहाँ रिस्क क्या है?
रिस्क है ओवर फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, आप बताइए यदि हम ज्यादा फोकस कर लेंगे, ओवर फोकस करेंगे प्रोडक्टिविटी पे, तो क्या आएगा? एम्प्लॉय में डिससेटिस्फैक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना जी, समझे? ओवर वर्क, बर्न आउट, स्ट्रेस, और फिर परफॉर्मेंस गिर जाती है। यानी प्रोडक्टिविटी, आप केवल प्रोडक्टिविटी फोकस रहे बिना सेटिस्फैक्शन के, लॉन्ग टर्म नहीं टिकती। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का मेंटेनेंस गोल, यानी एम्प्लॉय को हैप्पी रखना, सिक्योर रखना, उनके वेलफेयर का ध्यान रखना। रिस्क यही है कि ज्यादा ओवर फोकस कीजिएगा तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो देख रहे ना, ट्रेड ऑफ हो रहा है ना, दो कंफ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव है ना। एक ऑब्जेक्टिव कहता है कि तुम प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो, और दूसरा ऑब्जेक्टिव कहता है कि तुम मेंटेनेंस पे ध्यान दो। लेकिन दोनों पे यदि अति हो जाए दोनों का, तो फिर दिक्कत है। इसीलिए एचआरएम का काम होता है कि इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना, इक्विलिब्रियम में रखना। एचआर का असली काम यही है कि प्रोडक्टिविटी और मेंटेनेंस गोल दोनों को एक साथ लेकर चलना, और यही होता है हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ का फॉर्मूला। समझिए बात को। तो सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि देखिए, जो दो कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव हैं, प्रोडक्टिविटी गोल होना, मेंटेनेंस गोल होना, राइट, इनके बीच में एक तालमेल स्टैब्लिश करना, राइट, इनके बीच में एक बैलेंस बनाना, ये एचआरएम का काम है। अब दोस्तों, आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी, आप अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे कि आखिर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा दो गोल के बीच में तालमेल बनाता है एचआरएम। तो बोलिएगा प्रोडक्टिविटी और मेंटेनेंस गोल के बीच में। फिर किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है एचआरएम का, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। पहले लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट था, फिर पर्सनल डिपार्टमेंट आया, फिर एचआरएम, फिर एचआरडी। 3 एरा ऑफ वेल्थ कौन कौन सा है हमने अभी देखा है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं मैंने आपको बताया। फिर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये बताया आपको। नेचर क्या होता है। आई थिंक वी हैव डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स टिल नाउ। अब दोस्तों, एचआरएम के डेफिनेशन को देखते हैं सेठ के अनुसार। देखिए, सेठ के अकॉर्डिंगली कहा गया है कि एचआरएम एक इंटीग्रल पार्ट है एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो कि मोटिवेशन, डेवलपमेंट और ग्रोथ पे फोकस्ड है। 3 कीवर्ड याद रखिएगा, मोटिवेशन, डेवलपमेंट और ग्रोथ। ये अकॉर्डिंग टू सेठ है, 1992 में इन्होंने डेफिनेशन दिया था कि इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट, ईआरएम बोलते हैं। यानी हमारा जो इंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, इसका एक इंटीग्रल पार्ट है क्या, एचआरएम। मतलब एचआरएम सिर्फ एडमिन का काम नहीं होता, ये केवल एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। इसके अंदर स्ट्रेटेजिक और ह्यूमन सेंट्रिक होता है। कीवर्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या है दोस्तों, स्ट्रेटेजिक है प्लस ह्यूमन सेंट्रिक है। आई थिंक हमने पहले भी आपको बताया है कि देखिए, पहले काम था केवल एडमिनिस्ट्रेशन का, अब हट गया, अब ये हट गया, अब इसमें स्ट्रेटेजिक पीपल मैनेजमेंट आ गया है। ठीक है, प्रोडक्शन और सेटिस्फैक्शन दोनों चाहिए, और डेवलपमेंट भी आ गया है, समझे। तो एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट बन गया है हमारा एचआरएम। आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप। यही सेठ का कहना है, राइट। तो एचआरएम का बेस क्या है, सेंसिटिविटी, ट्रस्ट एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ये बेस है एचआरएम का। तो अब आप एक वर्ड देखेंगे लिखा है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। इसका मतलब समझते हैं जी क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि एम्प्लॉय को डिसीजन का हिस्सा बनाना। इससे क्या होता है आप बताइए, एम्प्लॉय को डिसीजन में, पार्टिसिपेटिव मतलब यही होता है कि आप एम्प्लॉय को डिसीजन का हिस्सा बनाइए। इससे क्या होता है, मोटिवेशन उनका बढ़ता है, ऑनरशिप बढ़ती है, परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म सस्टेन होती है। तो फ्रेंड्स, एचआरएम जो है ना, प्रोडक्टिविटी गोल को मेंटेनेंस गोल के साथ बैलेंस बनाता है, और कैसे, ह्यूमन सेंसिटिविटी के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के माध्यम से। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एचआर सिर्फ पॉलिसी बनाने का नाम नहीं है, एचआर है पीपल, एथिक्स, लीडरशिप, कंटिन्यूअस सेल्फ ग्रोथ के बारे में। अब हम देखते हैं एक ट्रू सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल कैसे बनता है, वो जरा देखिए, उसकी क्या क्या ट्रेट होती है। पहले तो पर्सनल एट्रीब्यूट की बात कर लें कि एक अच्छा एचआर जो होता है, वो पहली बात तो एक अच्छा आदमी होगा। ठीक है, कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट है कि वो इनिशिएटिव लेगा, मतलब खुद से काम शुरू करना। फेथ इन ह्यूमन कैपेबिलिटी, मतलब कि लोग इंप्रूव हो सकते हैं, ये मानता है। क्रिएटिविटी, यानी नया सॉल्यूशन, फ्रेश थिंकिंग पे जोर देता है। पैशन फॉर एनोनिमिटी, मतलब ये होता है कि क्रेडिट लेने की जगह क्रेडिट देने वाला बंदा होता है। इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी रोज थोड़ा सा बेटर होने का प्रयास करता है, लगातार सीखता है, ये होता है पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट। यानी एचआर को ईगो फ्री और ग्रोथ माइंडेड होना ही पड़ता है। फिर आता है इंटेलेक्चुअल एंड मैनेजरियल क्वालिटी की बात कर लें एचआर प्रोफेशनल की, तो एचआर को सिर्फ सॉफ्ट स्पोकन ही नहीं, स्मार्ट भी होना पड़ता है। उसके पास एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, डेटा को समझना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। फिर रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए, मतलब कि लिमिटेड रिसोर्स में बेस्ट आउटकम निकालना। फिर आता है सिस्टम डेवलपमेंट स्किल, यानी दोस्तों पॉलिसीज, एसओपीज, फ्रेमवर्क बनाना, ये यानी प्रैक्टिकल और एनालिटिकल दोनों होना जरूरी है। फिर आता है एथिकल और लीडरशिप, यानी एचआर तभी रेस्पेक्ट अर्न करता है जब उसमें इंटीग्रिटी हो, मतलब कि इम्पार्शियलिटी हो, किसी का साइड ना लेना, इसको बोलते हैं इम्पार्शियलिटी। ऑनेस्टी हो, यानी सिचुएशन को सच्चाई से हैंडल करे। सिंसियरिटी हो, मतलब कमिटमेंट को पूरा निभाना। फियरलेसनेस हो, डर नहीं होना, टफ कॉल लेने की हिम्मत हो। और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, तो ये तो हो गया एथिकल लीडरशिप।
फिर आता है सोशल क्वालिटी। ये क्या होता है जी, देखिए एचआर को लोगों से डील करना होता है, हर लेवल के एम्प्लॉय से, तो इसके लिए इसको ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग चाहिए, यानी दोस्तों साइकोलॉजी का बेसिक सेंस चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब हुआ दोस्तों क्लियर, काम और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए। प्लीज याद रखिएगा एचआर क्या है, 50% लिसनिंग है, 50% लिसनिंग और 50% सॉल्विंग, यही है एचआर। तो कैसे एक अच्छा एचआर बने, तो इसके लिए देखिए कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्वालिफिकेशन से नॉलेज बढ़ता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। एडिशनल सर्टिफिकेशन करो, एचआर डिप्लोमा लो तो नॉलेज बढ़ेगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। नॉलेज शेयरिंग यानी स्टडी सर्कल मीटिंग, जहाँ पे एचआर प्रोफेशनल मिलकर डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, राइट, लर्न करते हैं, ये भी एक तरीका है। नेटवर्किंग यानी दोस्तों अपने इंडस्ट्री के एचआर पीर से एक्सपीरियंस एक्सचेंज करो, नया पर्सपेक्टिव में मिलेगा, इनोवेटिव आइडियाज मिलेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेंगे। फिर आता है रिसर्च ओरिएंटेशन, यानी रियल ग्रोथ तब होता है जब आप रिसर्च बेस्ड लर्निंग करते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड प्रोजेक्ट्स, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड प्रोजेक्ट स्टडी। और लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन, केवल पढ़ना ही नहीं, अप्लाई भी करना जरूरी है। फिर आता है हमारा एसएचआरएम क्या होता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक एचआरएम। देखिए एसएचआरएम को आप बोल सकते हैं कि तो हमारा एचआर स्ट्रेटजी है, उसको आप बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ कंबाइन करें, ठीक है, इसे कहा जाता है एसएचआरएम। एसएचआरएम में एक तो हमारा एचआर स्ट्रेटजी प्लस बिजनेस स्ट्रेटजी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एसएचआरएम। तो गोल यही है कि आरएम की, यानी एसएचआरएम को आप कह सकते हैं कि एचआर स्ट्रेटजी और बिजनेस स्ट्रेटजी, इन दोनों का इंटीग्रेशन, इसे ही कहा जाता है एसएचआरएम। तो दोस्तों इसमें गोल यही है कि इनोवेशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मैं हाईलाइट कर देता हूं की पॉइंट को, इनोवेशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। यानी एचआर पॉलिसी रैंडम नहीं, बिजनेस गोल के साथ फुल्ली अलाइन होना चाहिए, है ना। रैंडम पॉलिसी मत बनाइए, बिजनेस का जो गोल है उससे अलाइन कीजिए एचआर पॉलिसी को। तो एचआरएम का जो रोल होता है, 3 रोल मॉडल होते हैं। एक तो कोर पीपल रोल होता है, यानी एचआर का फाउंडेशन रोल है, इसके अंदर सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, कैरियर डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, रिटेंशन, यानी राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट ग्रोथ पाथ, ये होता है कोर पीपल रोल। फिर दूसरा जो रोल होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एड रोल, मतलब ये रोल एचआर को स्ट्रेटेजिक बनाता है। तो पहले तो मैंने बताया आपको कि कोर फंक्शन रोल, यानी सही आदमी सही जॉब के लिए, राइट ग्रोथ पाथ। उसके बाद आता है दोस्तों एचआर को स्ट्रेटेजिक बनाने के लिए, एचआर को स्ट्रेटेजिक कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एड रोल। इसके अंदर एचआर टेक्नोलॉजी, आपने नाम सुना होगा दोस्तों HRIS का, आपने नाम सुना होगा ATS का, ऑटोमेशन का, ये सब चीजें होती हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ लर्निंग एनवायरनमेंट होते हैं, OD कंसल्टिंग होती है। इनका काम यही होता है कि एचआर को स्ट्रेटेजिक बनाना। तो एचआर केवल सपोर्ट फंक्शन ही नहीं, वैल्यू क्रिएशन फंक्शन भी बन जाता है इनके थ्रू। और तीसरा जो SHRM का रोल होता है, अब मैंने आपको बताया ना 3 इंपॉर्टेंट रोल मॉडल है, तो वो होता है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी SHRM बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, जैसे स्ट्रेटजी अलाइनमेंट, स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करना, फिर चेंज इंप्लीमेंटेशन और ROI को एसेस करना ह्यूमन कैपिटल में। तो दोस्तों एचआर डायरेक्टली बिजनेस आउटकम को ड्राइव करता है, सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखिए, एचआर डायरेक्टली ड्राइव द बिजनेस आउटकम, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। फिर दोस्तों डेव तो कहने का मतलब कि कैसे बिजनेस से अलाइन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है। और एसएचआरएम का यही काम है कि एचआर कोई रैंडम काम नहीं है, इसको बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करो। और उसके लिए 3 मॉडल दिए गए हैं, फिर से रिपीट कर दें, कोर पीपल, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एडेड एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन रोल। फिर डेव अल्ड्रिच के 4 रोल हैं। ये मॉडल दोस्तों एग्जाम वर्दी और इंटरव्यू वर्दी दोनों है, जिसमें कहा गया कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर यानी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूशन करने वाला, बिजनेस अलाइन करने वाला, फ्यूचर प्लानिंग में यानी एचआर बोर्ड रूम में सीट अर्न करता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट यानी प्रोसेस एफिशिएंसी, एचआर ऑपरेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ये हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट, ये रोल है एचआर का। फिर आता है एम्प्लॉय चैंपियन, यानी दोस्तों एम्प्लॉय के नीड, कमिटमेंट, प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फेक्शन को बैलेंस करना। और यानी एचआर को कहा जाता है ना वॉइस ऑफ एम्प्लॉय। ये एचआर के रोल के बारे में बात हो, डेविड अल्ड्रिच ने 4 रोल बताया एचआरएम का। और फिर है चेंज एजेंट, यानी दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कल्चरल चेंज, हैंडलिंग, जो भी ट्रांजिशन हो रहा है उसे हैंडल करने का एजेंट है। तो एचआर जो है ना चेंज का ड्राइवर होता है, याद रखिएगा, एचआर को कहा गया है ड्राइवर ऑफ चेंज, नॉट द फॉलोअर। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमने अभी बात की स्ट्रेटजिक एचआरएम के बारे में। तो ये एचआर के स्ट्रेटजी को बिजनेस के स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करता है, किसके माध्यम से, पीपल रोल, वैल्यू क्रिएशन रोल एंड ट्रांसफॉर्मेशन रोल। यानी दोस्तों सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझिए कि एक तरफ है हमारा एचआर स्ट्रेटजी, ठीक है, और एक तरफ है हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी,
इन दोनों को लिंक करने के लिए 3 रोल होते हैं। 3 रोल कौन कौन से होते हैं? पीपल वाले रोल, वैल्यू क्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू क्रिएशन रोल और ट्रांसफॉर्मेशन रोल। और ये अनरिच का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर रोल है उसे दोस्तों ब्यूटीफुली कैप्चर्ड है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कॉम्पिटेंसी मॉडल की। ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, एचआर सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं चलता, एचआर कॉम्पिटेंसी पे रन करता है। कॉम्पिटेंसी की बात कर लें तो कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है स्किल, राइट, बिहेवियर। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है स्किल, बिहेवियर, या आप कह सकते हैं कि एबिलिटीज। स्किल चाहिए, बिहेवियर चाहिए, एबिलिटीज चाहिए, ताकि हम एक रोल को इफेक्टिवली परफॉर्म करें, इसे बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड मॉडल कवर करेंगे। एक तो CII मॉडल है। तो CII कॉम्पिटेंसी मॉडल दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी 2 कैटेगरी में बांटी जाती है। एक होता है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी और एक होता है फंक्शनल कॉम्पिटेंसी। यानी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी वो क्वालिटीज है जो एक पर्सन के बिहेवियर और अप्रोच को डिफाइन करती है। तो दोस्तों पहले तो मैंने आपको ये बताया कि कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या होता है। कॉम्पिटेंसीज का मतलब है दोस्तों स्किल, बिहेवियर, एबिलिटी, जिससे हम एक रोल को इफेक्टिवली कर सकें। तो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी बताता है कि एक पर्सन का बिहेवियर और अप्रोच को डिफाइन करता है कुछ क्वालिटीज, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, इनिशिएटिव है, ड्राइव है, क्रिएटिविटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, इन्फ्लुएंस। मतलब कि बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी मतलब कि आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं, और वर्क विद द पीपल, हाउ यू योरसेल्फ कंडक्ट, आप कैसे कंडक्ट करते हैं, प्लस यू वर्क विद पीपल, राइट। ये होता है हमारा बिहेवियरल। दूसरा होता है फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, यानी ये डायरेक्टली जॉब परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करती है, जैसे बिजनेस का नॉलेज, चेंज मैनेजमेंट, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, सर्विस ओरिएंटेशन। ये सब के सब 10 जो है ये फंक्शनल आपके कॉम्पिटेंसीज हैं। तो फंक्शनल कॉम्पिटेंसी का मतलब कि जॉब का टेक्निकल, जो हमारा जॉब है इसका टेक्निकल और प्लस ऑपरेशनल स्किल सेट, जॉब का टेक्निकल और ऑपरेशनल स्किल सेट, ये कॉम्पिटेंसी, ये कहलाता है हमारा फंक्शनल। तो SHRM की कॉम्पिटेंसी मॉडल की बात कर लें तो ये ग्लोबल HR फ्रेमवर्क है। एग्जाम में हाईली पॉपुलर और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। कितने क्रिटिकल स्टेज हैं? 9 क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज हैं। एक तो लीडरशिप एंड नेविगेशन, एथिकल प्रैक्टिस, बिजनेस एक्यूमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कंसल्टेशन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ग्लोबल एंड कल्चरल इफेक्टिवनेस। तो SHRM मॉडल एक HR को लीडर बनाने का ब्लूप्रिंट देता है। कोई HR है, उसको बनना है लीडर, तो इसका ब्लूप्रिंट चाहिए ना जी, इसका ब्लूप्रिंट चाहिए ना। तो ये ब्लूप्रिंट कौन देता है? SHRM देता है, समझिए। स्ट्रेटजी, एथिक्स, बिजनेस सेंस, ग्लोबल माइंडसेट। तो CII मॉडल की हमने बात की। 2 मॉडल आपको बताया था अभी आपको कॉम्पिटेंसीज मॉडल में। CII मॉडल का फोकस है बिहेवियरल और फंक्शनल कॉम्पिटेंसी पे, और दूसरा जो मॉडल है वो हमारा SHRM मॉडल है, जो कि हाईलाइट करता है 9 ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज जो कि एसेंशियल है स्ट्रेटेजिक HR लीडरशिप के लिए। अब दोस्तों कुछ लीगल फ्रेमवर्क का बात की जाए कि HR का काम केवल रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग नहीं है। इंडिया में HR को गाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क। HR को गाइड करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ है, और कुछ प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो कि स्टैंडर्ड सेट करते हैं। केवल रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग थोड़ी HR का काम, कुछ लीगल फ्रेमवर्क भी है। आइए देखते हैं, चलिए इनको 2 मिनट में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों 1947 में IIPM का गठन हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी पर्सनल मैनेजमेंट को भारत में एक प्रोफेशनल के रूप में डेवलप करना। सिंपल सी बात है, IIPM क्या करता है कि जो आपका पर्सनल मैनेजमेंट है ना, पर्सनल मैनेजमेंट, इसको एक प्रोफेशन के रूप में डेवलप करना। कौन डेवलप करता है दोस्तों? IIPM डेवलप करता है। ये लेटर मर्ज हो गया NIPM बना, बाद में ये क्या बना दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। फिर 1950 में दोस्तों एक आर्टिकल आया था 16(1) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी जॉब में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सबको फेयर चांस दिया जाए। फिर 1959 में आया एम्प्लॉय एक्सचेंज एक्ट, मतलब कंपलसरी वैकेंसी नोटिफिकेशन, यानी एम्प्लॉयर को जॉब वैकेंसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बतानी पड़ती है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को इंप्रूव करना, फेयर हायरिंग को प्रमोट करना। 1961 में आया अप्रेंटिस एक्ट, यानी दोस्तों टेक्निकल ट्रेनिंग को एम्प्लॉयमेंट से लिंक करना, टेक्निकल ट्रेनिंग को एम्प्लॉयमेंट से लिंक करो, यानी स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री रिलेटेड वर्कफोर्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फिर ISTD बना 1970 में, इसको बोला जाता है इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है? ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, एकेडमिक सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करता है। फिर 1976 में बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट आया। पर्पस यही था कि जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो फोर्स्ड लेबर है, इसको खत्म करना, इसको समाप्त किया जाए। इंडस्ट्री में बॉन्डेड लेबर प्रैक्टिस को इलीगल डिक्लेयर किया गया। फिर 1979 में आया दोस्तों इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, यानी माइग्रेंट वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट करना, माइग्रेंट वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट करना इसका काम था। इसमें वेजेस का प्रोटेक्शन आया। उसके बाद दोस्तों फैसिलिटीज ऐड की गई, वर्किंग कंडीशन ऐड किया गया,
फिर 1982 में NIPM मर्ज हो गया। NIPM है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। IIPM और NILM का मर्जर हुआ 1982 में, तो बना NIPM। तो HR प्रोफेशनल को फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन देता है, ये कम्युनिटी बिल्डिंग में हेल्प करता है। फिर एक 1985 में नेशनल HRD नेटवर्क को गठन किया गया, राइट। पर्पस यही था कि नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर HR प्रोफेशनल, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, लर्निंग इवेंट सब यहीं से आता है। फिर 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट आया। पर्पस यही था कि चाइल्ड के एक्सप्लॉयटेशन को स्टॉप करना। कुछ ऑक्यूपेशन में चाइल्ड लेबर बैन किया गया। एक बार सुपर फास्ट रिवीजन कीजिए। 1947 में क्या हुआ दोस्तों, IIPM बना, PM को प्रोफेशन के रूप में लिया गया। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959, कंपलसरी वैकेंसी नोटिफिकेशन, ये सब पूछा जाता है दोस्तों। इनमें से कौन सा एक्ट में कंपलसरी वैकेंसी नोटिफिकेशन, आपको पता होना चाहिए। जो की पॉइंट है आपके बुक में, जो चीज 3-4 पेज में है वही एक पेज में मैं बता रहा हूँ। अप्रेंटिस एक्ट, ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट लिंक, ISTD ट्रेनिंग बॉडी, बॉन्डेड लेबर एक्ट, फोर्स लेबर बैन, माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, इसमें क्या हुआ कि माइग्रेंट राइट प्रोवाइड किया। फिर NIPM, NHRDN, राइट। फिर आता है चाइल्ड लेबर एक्ट। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट स्लाइड है हमारा, आइए इसको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आज HR की दुनिया टेक ड्रिवन हो चुकी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेटेस्ट ट्रेंड और एनालिटिक्स ही श्योर शॉर्ट स्कोरिंग एरिया है। तो इमर्जिंग HR ट्रेंड की बात कर लें तो इसमें एक जो पॉइंट आपको दिखेगा वो है डाइवर्जन एंड इंक्लूजन। यानी दोस्तों मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन फोकस कर रही है जेंडर पैरिटी पे और पे इक्वालिटी पे। क्यों? क्योंकि ज्यादा इनोवेशन होगा, बेटर कल्चर होगा, स्ट्रॉन्गर एम्प्लॉयर ब्रांड होगा, राइट। इसी को बोला जाता है जेंडर पैरिटी। फिर दोस्तों दूसरी बात आती है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हॉलिस्टिक है और AI बेस्ड लर्निंग है। मतलब ये हुआ कि रिक्रूटमेंट आप सिर्फ रेज्यूमे पे नहीं, माइंडसेट, कल्चर फिट, पोटेंशियल पर भी होता है। तो और AI का जो ऑटोमेशन आ गया है, इससे मैनुअल स्क्रीनिंग कम हो गई है, फास्टर शॉर्टलिस्टिंग हो गई है। फिर HR एनालिटिक्स की बात कर लें तो डिसीजन आप गट फीलिंग से नहीं, रियल डेटा से डिसीजन लिया जाता है। जैसे कि हम ऑफर एक्सेप्टेंस रेट देखते हैं, टर्नओवर रेट देखते हैं, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय देखते हैं। एनालिटिक्स HR को हेल्प करता है प्रेडिक्टिंग एट्रिशन पता कर सकते हैं क्या एट्रिशन है, स्किल गैप पता कर सकते हैं, ROI कर सकते हैं। एम्प्लॉय ब्रांडिंग, HR का एक बड़ा रोल है ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक इमेज को बिल्ड करना। सोशल मीडिया प्रेजेंस, एम्प्लॉय स्टोरी, कल्चर प्रोटेक्शन, कैरियर ग्रोथ, विजिबिलिटी, सब एम्प्लॉय ब्रांडिंग HR काम करता है। देखिए कुछ एग्जाम ट्रिगर और लॉजिक याद रखिएगा। पहले कॉम्पिटेंसी गैप में याद रखिएगा। कॉम्पिटेंसी गैप का मतलब ये होता है कि आपकी करंट क्या क्षमता है और एक्सपेक्टेड कैपेबिलिटी क्या है, इसके बीच का गैप होता है कॉम्पिटेंसी गैप। तो दोस्तों एक चीज पूछा जाता है बार बार कि इफ HR फॉलो स्ट्रेटेजिक HRM देन लाइन मैनेजर हैंडल डे टू डे। ये देखिए ऐसा है कि लाइन मैनेजर जो है ना डे टू डे एम्प्लॉय इशू को हैंडल करते हैं। ये पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि HR फोकस करता है किस पे? SHRM का फोकस है दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया था, ये स्ट्रेटजी पे फोकस करता है, ये पॉलिसी पे फोकस करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड गोल पे फोकस करता है। कौन? SHRM। लेकिन जो डेली ऑपरेशन इशू है उसको हैंडल करने के लिए हमारे लाइन मैनेजर होते हैं, समझे। ये काम लाइन मैनेजर को दिया गया है। फिर दूसरी बात कि HR जो है एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो गया है। क्या हो गया है? सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। मतलब कि HR एक्सपर्ट एडवाइजरी देते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताते हैं, एनालिटिक्स और स्ट्रेटजी मैनेज करते हैं। अच्छा दोस्तों HR एक स्पेशलिस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। और फिर इसके बाद दोस्तों एक याद रखिएगा अहमदाबाद मिल वाला केस है कि 1952 में AK राइस ने अहमदाबाद मिल में एक लेजेंडरी स्टडी की। AK राइस ने स्टडी की थी अहमदाबाद के मिल में। क्या स्टडी किया था इन्होंने? इसको बोलते हैं ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर मतलब कि ग्रुप अपने इंटरनल नॉर्म बनाते हैं। ग्रुप बिहेवियर का प्रोडक्टिविटी पर ह्यूज इम्पैक्ट होता है। ग्रुप अपना इंटरनल नॉर्म बनाएगा, इसका प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। HR को इनफॉर्मल ग्रुप, टीम डायनेमिक, वर्क कल्चर समझाना पड़ा। यानी एम्प्लॉय सिर्फ इंडिविजुअली नहीं, वो सोशल ग्रुप का हिस्सा होते हैं। यानी दोस्तों ये इन्होंने ग्रुप स्टडी में क्या पढ़ा कि देखो जो एम्प्लॉय होते हैं ना, ये केवल इंडिविजुअली नहीं, ये सोशल ग्रुप के पार्ट होते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द सोशल ग्रुप। ग्रुप अपने नॉर्म बनाएंगे, इनका प्रोडक्टिविटी पर ह्यूज इम्पैक्ट होता है। फिर व्यू का की बात होती है, बार बार ये पूछा जाता है। व्यू से V से वोलेटिलिटी, U से अनसर्टेनिटी, C से कॉम्प्लेक्सिटी, A से एम्बिग्यूटी। व्यू का बोलते हैं इसको। यानी वोलेटिलिटी मतलब कि चेंजेस फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल हो। अनसर्टेनिटी मतलब कि क्लैरिटी नहीं होती। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि मल्टीपल वेरिएबल है, टफ डिसीजन है। और एम्बिग्यूटी मतलब कि कोई क्लियर मीनिंग या डायरेक्शन नहीं है। मॉडल है जिसका नाम है दोस्तों कर्ट लुविन बिहेवियरल मॉडल। ये मॉडल का नाम क्या है दोस्तों? कर्ट लुविन बिहेवियरल मॉडल। तो फ्रेंड्स ये क्या कहता है कि देखिए लुइन ने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया था
लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज है। एक्चुअली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला ये था कि बी इज अ फंक्शन ऑफ पी एंड ई, मतलब कि इनका कहना था कि जो बिहेवियर होता है ना वो पर्सन और इन्वायरमेंट का फंक्शन होता है। यानी किसी पर्सन का बिहेवियर उसके पर्सनैलिटी से नहीं बल्कि उसके आसपास के इन्वायरमेंट से मिलकर बनता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि किसी पर्सन है, कोई आदमी है, उसका बिहेवियर जो है, राइट, बी मतलब बिहेवियर होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, पर्सन पे डिपेंड करता है और उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, इन दोनों से मिलके बनता है। हाँ, इसमें दोस्तों एजम्पशन था कि अब चलिए फटाफट देखते हैं कि वो 4 कोर एजम्पशन जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को समझने के लिए जरूरी है। पहला ये, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट, मतलब लिविंग के हिसाब से को नो टू पीपुल आर एग्जैक्टली अलाइक, मतलब हर इंसान की थिंकिंग स्टाइल, एटीट्यूड, मोटिवेशन सब अलग होता है। जितने भी इंसान है ना, सभी का जो थिंकिंग स्टाइल होता है दोस्तों, मोटिवेशन हो गया या आपका एटीट्यूड हो गया, राइट, सब डिफरेंट होता है। और इसी डिफरेंस को समझाने के लिए ओवी का मेन रोल है। ओवी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मेन रोल यही है कि ये डिफरेंस समझ में आए। सभी लोगों का थिंकिंग स्टाइल, एटीट्यूड, मोटिवेशन सब अलग होता है। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट है, होल पर्सन का कंसेप्ट है। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग होल पर्सन। होल पर्सन का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एम्प्लॉय का स्किल हायर नहीं करती, राइट, ऑर्गेनाइजेशन केवल एम्प्लॉय का स्किल हायर नहीं करती, वो पूरे इंसान को हायर करती है। दे एम्प्लॉय द कंप्लीट पर्सन, दे नॉट ओनली एम्प्लॉय द स्किल ऑफ द एम्प्लॉय, उनके इमोशन, एक्सपेक्टेशन, फियर, स्ट्रेंथ सब कुछ आता है साथ साथ। फिर आता है बिहेवियर इज काउज्ड नॉट रैंडम। ह्यूमन बिहेवियर कोई रैंडम रिएक्शन नहीं होता, हर एक्शन के पीछे एक नीड या ड्राइव होती है। मतलब कोई भी एक्शन है उसके पीछे कुछ तो नीड है दोस्तों, कुछ तो जरूरत है या कुछ तो ड्राइव है, समझे, जिससे बिहेवियर ट्रिगर होता है। ये नीड समझना ही मैनेजर का काम है। फिर आता है दोस्तों ह्यूमन डिग्निटी, मतलब हर इंसान रेस्पेक्ट चाहता है, डिग्निटी, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन चाहता है। अगर मान लीजिए लोगों को रेस्पेक्ट मिले तो बिहेवियर पॉजिटिव होता है, सिंपल सी बात है। रेस्पेक्ट मिलेगा तो पॉजिटिव बिहेवियर होगा और अगर नहीं मिलेगा तो रेसिस्टेंट होगा, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा। तो दोस्तों ये था ह्यूमन बिहेवियर का क्रैश कोर्स स्नैपशॉट, कोर्ट लोविन का लेजेंडरी फॉर्मूला कि बिहेवियर जो है वो पर्सन और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और इसमें एजम्पशन हमने 4 एजम्पशन की है। अब बढ़ते हैं आगे और फ्रेंड्स, अब इस सेशन में हम समझेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी वो फैक्टर जो किसी भी इंसान के बिहेवियर को शेप करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक होता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कौन सा नहीं है। फैक्टर ये वो बाहर के एलिमेंट्स होते हैं जो इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट, एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं। और जैसे आपका इकोनॉमी में वेजेस आ गए, राइट, जॉब सिक्योरिटी है, इकोनॉमी में वेज होना, जॉब सिक्योरिटी होना, ये इकोनॉमिक फैक्टर है। सोशल में हमारा नॉर्म्स आता है, नॉर्म्स आ सकता है, एक्सपेक्टेशन आ सकते हैं। फिर कल्चरल में वैल्यूज आते हैं, यानी हमारे वैल्यूज बोल सकते हैं आप, या बिलीफ सिस्टम बोल सकते हैं। और पॉलिटिकल में स्टेबिलिटी आती है या गवर्नमेंट पॉलिसीज आती है। तो देखिए दोस्तों, अगर इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो, कल्चर सपोर्टिव हो, पॉलिटिकल क्लाइमेट स्टेबल हो, तो फिर एम्प्लॉय का बिहेवियर जनरली पॉजिटिव ही होता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो होता है पर्सनल फैक्टर, यानी दोस्तों एज, सेक्स, एजुकेशन, एबिलिटीज, मैरिटल स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड, इन सब एलिमेंट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है जॉब प्रेफरेंस, रिएक्शन पैटर्न, मोटिवेशन पैटर्न पे। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में दोस्तों में यानी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और पॉलिसीज का इंडिविजुअल पर इफेक्ट पड़ता है। जॉब का क्या नेचर है, स्ट्रक्चर क्या है, लीडरशिप, कॉम्पेंसेशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर मान लीजिए लीडरशिप सपोर्टिव हो, कॉम्पेंसेशन अच्छा हो, ग्रोथ पाथ क्लियर हो, तो एम्प्लॉय का बिहेवियर हाईली प्रोडक्टिव होता है। फिर कुछ हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, तो ये जो हर ह्यूमन बिहेवियर का कोर होता है, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज, लर्निंग, ये सब इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस बिहेवियर को शेप करते हैं। देखिए इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। इन्वायरमेंटल वाला आपको बताया, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल। पर्सनल फैक्टर हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब दोस्तों हम ये था डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड टाइपोलॉजी। तो फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थ्योरी है जिसको बोलते हैं टाइप ए वर्सेस टाइप बी पर्सनैलिटी, राइट। तो ये जिसे फ्रेडमैन एंड रोजमैन ने दिया था, डेवलप किया था। ये थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम पर्सनैलिटी को 2 मेजर टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप ए वाले जो होते हैं ना, वो हाईली ड्रिवन होते हैं। यहाँ पे कीवर्ड मैं लिख देता हूँ, वो क्या है, हाईली ड्रिवन है, हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं। और टाइप बी वाले जो होते हैं ना, वो काम होते हैं और वो रिलैक्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्क स्टाइल में कंपेयर करें तो टाइप ए लोग का वर्क स्टाइल होता है कॉम्पिटिटिव, एग्रेसिव, राइट, और रिजल्ट ड्रिवन होता है।
रिजल्ट ड्रिवन होता है, ये हमेशा विन माइंडसेट के साथ काम करते हैं। वहीं पे टाइप बी वाले जो होते हैं वो रिलैक्स और इजी गोइंग होते हैं, ये प्रेशर नहीं क्रिएट करते और काम को बैलेंस पेस से एंजॉय करते हैं। फिर टाइप ए वाले का स्पीड फास्ट होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, मल्टीटास्किंग नेचर होता है, इनकी बॉडी लैंग्वेज ही भी क्विक होती है। और टाइप बी लोग स्लो होते हैं, काम होते हैं, एक टाइम एक टास्क वाले होते हैं, ये प्रोसेस एंजॉय करते हैं, जल्दी नहीं करते। टाइम प्रेशर की बात कर लें तो टाइप ए इंडिविजुअल हमेशा टाइम से लड़ते रहते हैं, जिसे बोलते हैं टाइम इमरजेंसी। इनको लगता है कि टाइम कभी काफ़ी नहीं होता। और टाइप बी लोगों का टाइम प्रेशर ही नहीं होता, ये लोग पेशेंट होते हैं और डेडलाइन को कामली हैंडल करते हैं। टेम्परामेंट की बात कर ले तो टाइप बी वाले जो है डिलेज और इंटरप्शन से इम्पेशेंट हो जाते हैं, और टाइप बी वाले लोग जो है नेचुरली पेशेंट होते हैं और कंपोज्ड होते हैं, स्टडी बिहेवियर दिखाते हैं। तो दोस्तों टाइप ए और टाइप बी दोनों ही यूनिक पर्सनैलिटी है, कोई बेटर नहीं है, बस डिफरेंस बिहेवियर है जो सिचुएशन के हिसाब से काम आता है। आप ये नहीं बोल सकते कि टाइप ए अच्छा है या टाइप बी खराब है या कुछ भी, कोई बेटर नहीं है, बस डिफरेंट बिहेवियर है जो सिचुएशन के हिसाब से काम आते हैं। अब आइए आगे देखते हैं एरिक्सन पर्सनल डेवलपमेंट स्टेजेस। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एरिक्सन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में। तो एरिक्सन के 8 साइकोलॉजिकल स्टेजेस बताए थे, पर ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट में 5 स्टेज ज़्यादा रिलेवेंट है। आइए देखते हैं। पहला लिखा है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, यानी इस स्टेज का एक बेसिक लेसन मिलता है कि अगर एम्प्लॉय को ट्रस्टवर्दी इन्वायरमेंट मिले, तो वो लीडरशिप पर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। लीडरशिप पे क्या बिल्ड करते हैं दोस्तों? ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। कब बिल्ड करेंगे ट्रस्ट? अगर उन्हें ट्रस्टवर्दी इन्वायरमेंट मिले। अगर ट्रस्ट ही नहीं मिलेगा तो मिसट्रस्ट और रेजिस्टेंस डेवलप होता है, मतलब ट्रस्ट मिलना बहुत जरूरी है, राइट। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे एम्प्लॉय सीखते हैं इंडिपेंडेंस। यहाँ पे मैं कीवर्ड लिख देता हूँ इंडिपेंडेंस। अगर ऑर्गेनाइजेशन उन्हें डिसीजन मेकिंग फ्रीडम देगी, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या देती है दोस्तों? डिसीजन मेकिंग फ्रीडम देती है, तो कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। नहीं दिया डिसीजन मेकिंग फ्रीडम तो एम्प्लॉय जो है डाउट और हेजिटेशन फील करते हैं। फिर आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, मतलब कि इस स्टेज का कोर है इनिशिएटिव। अगर एम्प्लॉय को इनकरेज किया जाता है तो वो इनोवेटिव बनते हैं, अगर डिस्करेज किया जाए तो गिल्ट और फियर ऑफ फेलियर डेवलप होता है। फिर आता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, यहीं पे लोग अपनी वर्क कॉम्पिटेंस प्रूव करते हैं। अगर उन्हें रिकॉग्निशन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिले तो प्राइड डेवलप होता है, अगर इग्नोर हो जाए तो इन्फीरियरिटी फील होती है। फिर आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी दोस्तों एम्प्लॉय यहाँ पे फाइंड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में उनका फिट क्या है, मतलब ये पता लगाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में उनका फिट है भी या नहीं। तो अगर रोल क्लैरिटी हो तो आइडेंटिटी स्ट्रांग बनती है। मान लीजिए कि रोल क्लैरिटी होगी तो हमारी आइडेंटिटी क्या होगी? स्ट्रांग बनेगी, राइट। और अगर रोल क्लैरिटी ना हो तो कंफ्यूजन और डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं, एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है जो कि है जेंडर डायनेमिक एंड सेफ्टी पे। क्या होता है जी? देखिए इंडिया में वर्कप्लेस का लैंडस्केप बहुत ही फास्ट चेंज हो रहा है, खासकर वुमेन पार्टिसिपेशन के केस में। तो यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट पैटर्न एंड पे गैप की। तो ग्लोबल लेवल पर हिस्टोरिकल पे डिस्पैरिटी देखी गई है। जैसे यूके का जो डेटा है वो 2001 का डेटा है, उसके हिसाब से वुमेन अर्न अप्रॉक्स 82% ऑफ द मेल अर्निंग, मतलब जो भी मेल की अर्निंग है उसका 82% वुमेन अर्न कर रही है। और इंडिया में ये गैप एग्जिस्ट करता है, लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी और कंप्लायंस फ्रेमवर्क की वजह से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और इंडिया का स्टेटस सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव की बात कर लें तो इंडिया में वुमेन रिप्रेजेंटेशन लो है, लेकिन इंप्रूविंग है, खासकर बैंकिंग में, टीचिंग में, हेल्थ केयर में, इन सभी फील्ड में। ट्रेंड क्या दिख रहा है? आज के टाइम में ज़्यादा वुमेन लीडरशिप रोल भी ले रही हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को स्ट्रॉन्गर बना रहा है। तो दोस्तों एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि ट्रेडिशनल जो जेंडर बेस्ड रोल था, जैसे हॉस्पिटैलिटी, सपोर्ट फंक्शन, अब वो वुमेन मूव हो रहे हैं यूनिवर्सल हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल में। तो पायलट्स, पुलिस, डिफेंस, कॉर्पोरेट लीडरशिप, ये डायरेक्टली शो करता है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी और सेफ्टी मेजर दोनों स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। तो दोस्तों एरिक्सन के स्टेजेस हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट समझने में हेल्प करते हैं। मैंने आपको कुछ स्टेजेस बताए ना, ठीक है। तो एक तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बताया आपको। तो कुल मिलाकर दोस्तों 8 स्टेजेस होते हैं, 8। तो इसमें से 5 स्टेजेस मैंने यहाँ बताए हैं आपको, राइट। और जेंडर डायनेमिक एंड सेफ्टी के बारे में समझाया। फिर दोस्तों कुछ की लेजिस्लेशन है, यानी दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि की लेजिस्लेशन रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी, यानी वुमेन सेफ्टी, इक्वालिटी, वर्कप्लेस डिग्निटी इंश्योर करने के लिए भारत में कुछ इंपॉर्टेंट लॉ बनाए गए हैं। चलिए पहला लॉ है आपके सामने, इक्वल रिमनरेशन एक्ट 1976। यानी इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन।
यानी दोस्तों सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि सेम वर्क सेम सैलरी, यदि सेम वर्क है तो सेम सैलरी मिलेगा, समझे, कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। फिर आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर वुमेन नाइट शिफ्ट में काम करती है तो स्पेशल परमिशन और एडिक्वेट सेफ्टी मेजर मैंडेटरी है। फिर आता है POSH एक्ट 2013, इस पे सवाल बराबर आता है। तो ये इन्फोर्स हुआ था 9 दिसंबर 2013 को। ये एक्ट इंश्योर करता है कि हैरेसमेंट केस को स्ट्रिक्टली लिया जाए। IPC सेक्शन 354 के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट की पनिशमेंट 1 से लेकर 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। वुमेन रिजर्वेशन बिल, यानी ये प्रपोज करता है कि 33% आरक्षण वुमेन का हो पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में। कितना जी? 33% रिजर्वेशन। तो अब जरा बात करते हैं मास्लो के हायरार्की वर्सेस अर्ग थ्योरी में। तो दोस्तों क्या मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को? तो मास्लो ने 5 बेसिक नीड बताए थे, और जबकि एल्डरफर्ड ने उन्हें कंप्रेस करके 3 में कन्वर्ट किया था। तो मास्लो के हिसाब से नीड होती है, पहला हमारा फिजियोलॉजिकल होता है, फिजियोलॉजिकल से सेफ्टी आता है। देखिए मैं आपको नीड बताता हूँ, फिजियोलॉजिकल से सेफ्टी आएगा, सेफ्टी से हमारा सोशल आएगा, सोशल से एस्टीम नीड आएगा, और एस्टीम से आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 लेवल होते हैं। और अर्ग थ्योरी ने बोला कि देखो एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, ये 3 ही लेवल हैं, सिंपल है, कॉम्पैक्ट है। फिर आता है मूवमेंट ऑफ नीड, यानी दोस्तों मास्लो का जो मॉडल है ना, वो इसमें मूवमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है, लिखा है ना, स्ट्रिक्टली स्टेप बाय स्टेप हायरार्की, राइट। लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई होगी तभी हायर नीड एक्टिवेट होती है। लेकिन एल्डरफर्ड अर्ग का जो थ्योरी है, इसमें लोग मल्टीपल नीड एक साथ परस्यू करते हैं, दे परस्यू साइमल्टेनियसली मल्टीपल नीड्स, अर्ग थ्योरी में। फिर आता है रेग्रेशन कंसेप्ट। तो मास्लो के मॉडल में रेग्रेशन अलाउड नहीं है, मतलब कि अगर आप हायर नीड स्टेज पर आ गए तो वापस नीचे नहीं जाते। अर्ग के अकॉर्डिंगली अगर हायर नीड फ्रस्ट्रेट हो जाए तो पर्सन रिग्रेट्स करके लोअर नीड पे फोकस करता है, इसी को बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन रेग्रेशन। देखिए दोस्तों इस तरह से बुक में नहीं समझाया गया है, ये स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया गया है ताकि आप कम समय में ज्यादा चीजें समझ पाए, इफेक्टिवली समझ पाए। समझ में आया दोस्तों? तो ये था लीगल लेजिस्लेशन और मोटिवेशन थ्योरी का सुपर क्रिस्प क्रैश कोर्स ओवरव्यू। अब जरा बात करते हैं हर्जबर्ग के मोटिवेशन थ्योरी में। तो देखिए हर्जबर्ग में 2 चीजें हैं, एक तो 2 फैक्टर नाम ही है इसका। तो दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं मोटिवेटर और एक होते हैं हाइजीन। तो मोटिवेटर सेटिस्फायर होते हैं, हाइजीन हमारे डिससेटिस्फायर होते हैं। जैसे अचीवमेंट हो गया, रिकॉग्निशन है, वर्क है, वर्क खुद ही आपस में मोटिवेशन होता है, सेटिस्फायर होता है, काम करने के बाद हमको एक सेटिस्फैक्शन फील होती है, राइट, ये ध्यान रखनी है। उसके बाद हाइजीन में आता है हमारा डिससेटिस्फायर, जैसे आपका मान लीजिए सैलरी है, पॉलिसी है, सुपरविजन है, यदि हाइजीन नहीं होगा तो डिससेटिस्फैक्शन आता है, राइट, ये ध्यान रखना है। तो ये तो आपको मैंने बता दिया आपको हर्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो मोटिवेटर और हाइजीन, राइट, सेटिस्फायर और डिससेटिस्फायर। अब जरा बात करते हैं मैकलेंड के डोमिनेट मोटिव में। तो 3 मोटिव बताया था मैकलेंड ने, क्या क्या बताया था जी? तो एक तो इन्होंने बताया था कि देखो अचीवमेंट, पावर और एफिलिएशन, राइट। अचीवमेंट जो होता है वो सक्सेस ओरिएंटेड होता है, चैलेंजिंग टास्क को प्रेफर करते हैं अचीवमेंट वाले। पावर वाला अथॉरिटी ओरिएंटेड होता है, कंट्रोल डिजायर करते हैं। और एफिलिएशन में दोस्तों रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है, सोशल क्लोजनेस प्रेफर करते हैं। फिर आता है दोस्तों मोटिवेशन में वीरूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल। तो वीरूम ने मोटिवेशन को एक सिंपल सा फॉर्मूला में एक्सप्लेन किया, और ये फॉर्मूला बोलता है कि देखो मोटिवेशन कोई रैंडम चीज नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन होता है। क्या होता है जी? मोटिवेशन एक तरह का कैलकुलेटेड डिसीजन है। तो वीरूम के हिसाब से मोटिवेशन जो होता है ना, वो 3 चीज का प्रोडक्ट होता है। क्या? एक्सपेक्टेशन मल्टीप्लाइड बाय इंस्ट्रूमेंटेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी, EIV। तो मतलब मोटिवेशन तीनों चीजों का प्रोडक्ट है, और इंपॉर्टेंट रूल यही है कि अगर इनमें से कोई एक जीरो है तो टोटल मोटिवेशन भी जीरो हो जाएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि अगर मैं मेहनत करूं तो क्या मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। अगर एम्प्लॉय को लगता है दोस्तों कि उनका बेसिकली अगर एम्प्लॉय को मान लीजिए लगता है कि
उनका एफर्ट रिजल्ट देगा तो एक्सपेक्टेशन हाई होती है, मोटिवेशन बढ़ती है, समझे ये। तो एक्सपेक्टेशन हाई होती है क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको उनकी मेहनत पे उनको एफर्ट रिजल्ट देगा। फिर दूसरा आता है इंस्ट्रूमेंटेलिटी, जो कि बोलता है परफॉर्मेंस से रिवार्ड आता है। तो मतलब ये होता है कि इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब होता है कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँ तो क्या मुझे रिवार्ड मिलेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड क्लियर और कंसिस्टेंट रखे तो फिर इंस्ट्रूमेंटेलिटी हाई होगी। और लास्ट आता है बैलेंस, मतलब कि वैल्यू ऑफ द रिवार्ड, ठीक है। वैल्यू ऑफ द रिवार्ड मतलब कि रिवार्ड मेरे लिए कितना वैल्यूएबल है। अगर एम्प्लॉय की प्रेफरेंस डिफरेंट है, किसी को बोनस पसंद है, किसी को प्रमोशन पसंद है, किसी को वर्क लाइफ बैलेंस पसंद है, तो ये जो रिवार्ड ऑर्गेनाइजेशन दे रही है वो उसके लिए कितना वैल्यूएबल है। इन तीनों का प्रोडक्ट ही डिसाइड करता है मोटिवेशन। एक्सपेक्टेंसी यानी कितना मुझे, एक लाइन में बोले एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये हुआ कि अगर मैं मेहनत करूं तो मैं परफॉर्म कर पाऊंगा, क्या मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। इंस्ट्रूमेंटेलिटी मतलब कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूं तो मुझे क्या रिवार्ड मिलेगा। और तीसरा होता है वैलेंसी, मतलब ये हुआ कि वैल्यू क्या है रिवार्ड का, मेरे लिए कितना वैल्यूबल है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं एडम्स इक्विटी और थ्योरी का। तो दोस्तों ये थ्योरी वर्कप्लेस जस्टिस और फेयरनेस पर बेस्ड है। इसका कोर आइडिया यही है कि एम्प्लॉय अपने आप को अदर के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए इनपुट में क्या क्या होता है, इनपुट में एफर्ट आएगा, इनपुट में टाइम आएगा, और इनपुट में स्किल्स आएंगे, और आउटपुट में दोस्तों सैलरी आएगा, फिर पर्क आएगा, रिकॉग्निशन आएगा। तो अगर यहाँ रूल यही कहता है कि अगर कॉम्पेंसेशन फेयर हो ना तो मोटिवेशन पॉजिटिव होती है, अगर कॉम्पेंसेशन अनफेयर हो तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इनपुट में आपको बताया कि एफर्ट, टाइम, स्किल, आउटपुट में बताया सैलरी, वर्क एंड रिकॉग्निशन। अगर मान लीजिए ये जो कंपैरिजन है, माई इनपुट अपॉन माई आउटकम इज इक्वल टू अदर आउटपुट इनकम, यदि ये फेयर है मान लीजिए तो मोटिवेशन पॉजिटिव होगी, अगर अनफेयर होगी तो प्रॉब्लम शुरू है। अच्छा यहाँ पे एक केस है इनइक्विटी का। देखिए अगर एम्प्लॉय को लगे कि उन्हें कम मिल रहा है और अदर दूसरे को ज़्यादा मिल रहा है तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्रिएट होता है। तो कैसे करेक्ट किया जाए, तो इनइक्विटी के कारण डिस्ट्रेस आता है, तो कैसे इक्विटी रिस्टोर करेंगे, तो लोग इनइक्विटी को करेक्ट करने के लिए कुछ एक्शन लेते हैं, राइट। इनइक्विटी समझ में आया ना कि एम्प्लॉय को लग रहा है कि उन्हें कम मिल रहा है, दूसरे को ज़्यादा मिल रहा है। तो इनइक्विटी को रिस्टोर करने के लिए एफर्ट चेंज कर लो, काम कम कर दो, ज़्यादा पे डिमांड करो, या नया जॉब ढूंढ लेना। यानी फेयरनेस ही मोटिवेशन कहलाता है। इनजस्टिस मतलब डिमोटिवेशन और विड्रॉल। फिर आता है दोस्तों पॉटर लॉयर मॉडल। ये क्या कहता है कि देखिए यहाँ पे पॉटर लॉयर को मॉडर्न मोटिवेशन थ्योरी में एक ब्रेक थ्रू माना जाता है। इनका कहना है कि परफॉर्मेंस के कारण रिवार्ड आता है, परफॉर्मेंस लीड्स टू रिवार्ड, और रिवार्ड से सेटिस्फेक्शन आती है। मतलब सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस से पहले नहीं आता, सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस का रिजल्ट होता है। मतलब आप पहले परफॉर्म करेंगे ना तभी आप सेटिस्फाइड फील करेंगे, समझे। तो परफॉर्मेंस का रिजल्ट होता है सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन पहले नहीं आता। यानी लोग परफॉर्म करेंगे, रिवार्ड मिलता है, तब सेटिस्फेक्शन बिल्ड होता है। तो याद रखिएगा परफॉर्मेंस, रिवार्ड, सेटिस्फेक्शन, या इसको PRS से याद रख सकते हैं। फिर आता है रिइंफोर्समेंट थ्योरी, जो कि बिहेवियरल साइकोलॉजी का एक क्लासिक कंसेप्ट है। ये स्किनर ने दिया था। तो फ्रेंड्स सिंपल प्रिंसिपल है कि रिवार्डेड बिहेवियर रिपीट होते हैं, पनिश बिहेवियर स्टॉप हो जाते हैं। ये बिहेवियर बेस्ड मोटिवेशन का फाउंडेशन है। फिर आता है OV मॉडल, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज करती है शेपिंग बिहेवियर के लिए। कहाँ यूज करती है, शेपिंग बिहेवियर के लिए। कैसे, सिस्टमेटिक कंसिक्वेंस देती है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकती है। कैसे देगी जी, जैसे मान लीजिए कि बोनस देना, प्रेज देना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे सकती है, ऑब्स्टेकल को हटा देना। पनिशमेंट दे सकती है, वार्निंग देके, पेनल्टी लगा के। एक्सटेंशन भी कर सकती है अनवांटेड बिहेवियर को इग्नोर करके। फिर आता है रोल स्ट्रेस कंसेप्ट। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोल स्ट्रेस। इसमें कुछ पॉइंट होता है, जैसे रोल स्टैग्नेशन। तो रोल स्टैग्नेशन तब होता है जब एम्प्लॉय न्यू रोल अडॉप्ट नहीं करना पाता। क्लरिकल से ऑफिसर बनने के बाद भी वहीं पे पुराने हैबिट फॉलो करना। फिर आता है इंटर रोल डिस्टेंस। मतलब कि यह स्ट्रेस तब होता है जब दो अलग अलग रोल क्लैश करते हैं, जैसे मैनेजर का रोल और पेरेंट का रोल। दोनों एक्सपेक्टेशन के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। फिर आता है एम्बिग्यूटी, यानी रोल एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अनक्लियर रिस्पॉन्सिबनेस, अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अनसर्टेन एक्सपेक्टेशन। तो कंफ्यूजन, एनेक्सिटी, परफॉर्मेंस इशू आता है। तो दोस्तों हमने सबसे पहला जो सोर्स होता है वो होता है फॉर्मल फीडबैक। क्या होता है जी कि इसमें आता है क्वेश्चनियर एंड साइकोमेट्रिक। मतलब ये स्ट्रक्चर्ड मेथड होते हैं, जैसे कि आपका हो गया सर्वे हो गया, राइट।
एक सर्वे हो सकता है, या मान लीजिए कि आपका रेटिंग स्केल हो सकता है, या मान लीजिए बिहेवियरल असेसमेंट हो सकता है। ये सब के सब फॉर्मल मेथड्स होते हैं। इसका मेन पर्पज होता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को मेजर करना, मेजर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, राइट। और साथ ही साथ बिहेवियर को साइंटिफिकली एनालाइज करना, बिहेवियर साइंटिफिक एनालिसिस, समझे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं फॉर्मल सोर्स ऑफ फीडबैक की। तो फॉर्मल में क्या क्या बताया, स्ट्रक्चर्ड मेथड बताया। इसमें आपका स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है, जैसे सर्वे हो गया, रेटिंग स्केल हो गया, बिहेवियरल असेसमेंट हो गया, और पर्पस भी आपको बता दिया कि एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को मेजर करना, बिहेवियर को साइंटिफिकली एनालाइज करना। तो ये तो हमारा फॉर्मल फीडबैक हो गया। दूसरा तरह का फीडबैक होता है सजेशन बेस्ड फीडबैक। तो यहाँ पे सजेशन स्कीम आते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे एम्प्लॉय अपने आइडियाज, इम्प्रूवमेंट, इनोवेशन शेयर करते हैं, राइट। तो देखिए, एक तो आपको मैंने पहला बताया कि फॉर्मल फीडबैक, सर्वे, रेटिंग स्केल, बिहेवियरल असेसमेंट। सजेशन का मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ कि सजेशन में क्या क्या आता है। तो जैसे आप देखिएगा कि आइडियाज शेयर करेगा, इम्प्रूवमेंट शेयर करेगा, या इनोवेशन शेयर करेंगे, राइट। तो इसका गोल यही है कि क्रिएटिव आइडिया कैप्चर करना और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करना, कैप्चर एम्प्लॉय आइडिया एंड इनोवेशन। उसके बाद जो हमारा आता है इनफॉर्मल फीडबैक आता है, जो कि मैनेजरियल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है, राइट। तो मैनेजर डेली इंटरेक्शन से एम्प्लॉय बिहेवियर, मूड, इन्वॉल्वमेंट, ग्रीवियंस को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो कोर पर्पस यही है कि पैटर्न को समझो और प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई करो, अर्ली स्टेज आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम समझिए, अर्ली स्टेज आइडेंटिफाई कीजिए, यही है इनफॉर्मल का। फिर आता है हमारा इंटरव्यू बेस्ड फीडबैक। तो इसमें हमारा आता है दोस्तों अप्रेजल एंड एग्जिट इंटरव्यू। तो अप्रेजल इंटरव्यू हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस लूप आइडेंटिफाई करने में, राइट। जैसे आपका एग्जांपल मैं लूँ एग्जिट इंटरव्यू, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जिट इंटरव्यू। तो एग्जिट इंटरव्यू बताते हैं कि एट्रिशन का एक्चुअल रीजन क्या था, एट्रिशन रीजन बताता है। पर्पस यही है दोस्तों कि करंट परफॉर्मेंस इंप्रूव करना और फ्यूचर एट्रिशन को कम करना। तो एक बार क्विकली रिकैप कीजिए वन लाइनर में कि फॉर्मल मतलब कि बिहेवियर को मेजर करेगा। मैं एक लाइन में आपको बताता हूँ कि जो हमारा फॉर्मल मेथड है ये क्या मेजर करता है, बिहेवियर को मेजर करता है। सजेशन जो है, सजेशन वाला जो हमारा फीडबैक है ये आइडियाज कैप्चर करेगा। फॉर्मल है बिहेवियर, सजेशन है आइडियाज। जो इनफॉर्मल होता है वो पैटर्न ऑब्जर्व करता है। और जो इंटरव्यू होता है दोस्तों, इनफॉर्मल क्या बताया, पैटर्न, और इंटरव्यू वाला जो है वो होता है परफॉर्मेंस एंड एट्रिशन रीजन को पता लगाना। अब बात करते हैं दोस्तों क्लाइमेट सर्वे के बारे में और समझते हैं फेमस शूस्टर स्टडी 1982। तो इनके एचआरए के फाइंडिंग थे। तो दोस्तों पहले क्लाइमेट सर्वे की बात कर लें तो सबसे कॉमन टूल होता है क्लाइमेट सर्वे। एक ऐसा टूल है जिसे ऑर्गेनाइजेशन समझ पाती है कि एम्प्लॉय वर्कप्लेस को कैसे परसीव कर रहे हैं, यानी वर्कप्लेस के परसेप्शन को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जिसका नाम होता है क्लाइमेट सर्वे, ठीक है। उनका रियल एक्सपीरियंस क्या है, एम्प्लॉय जो है बेसिकली वर्कप्लेस को कैसे परसीव करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन समझ पाती है। और दूसरी बात है कि उनका रियल एक्सपीरियंस क्या है, व्हाट इज देयर रियल एक्सपीरियंस। तो सिंपल वर्ड में बोलें तो क्लाइमेट सर्वे जो होता है एम्प्लॉय लेंस से वर्कप्लेस के रिपोर्ट कार्ड है। मतलब एम्प्लॉय के लेंस से आप वर्कप्लेस के रिपोर्ट कार्ड को चेक कर रहे हैं यानी एम्प्लॉय वर्कप्लेस को कैसा समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं क्लाइमेट सर्वे। फिर आता है दोस्तों एचआरआई स्टडी शूस्टर का 1982 का स्टडी है। तो इसने एक लार्ज स्केल स्टडी कंडक्ट की जिसमें 28 ऑर्गेनाइजेशन, 15 वर्क फैक्टर, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ये स्टडी वर्कप्लेस क्लाइमेट को डीपली समझने के लिए एक लैंडमार्क रिसर्च मानी जाती है। तो ये जो स्टडी थी ना, ये आपको यदि वर्कप्लेस क्लाइमेट को डीपली समझना है, डीपर अंडरस्टैंडिंग करना है किसको, वर्कप्लेस क्लाइमेट को, तो उसके लिए एक लैंडमार्क स्टडी है जिसको शूस्टर स्टडी बोलते हैं। फिर आता है दोस्तों की डिससेटिस्फैक्शन एरियाज। तो दोस्तों देखिए स्टडी ने 3 मेजर डिससेटिस्फैक्शन पॉइंट हाईलाइट किए और ये काफी बार पूछा गया है। एक तो बताया इन्होंने कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन, यानी एम्प्लॉय को लगता था कि उनकी वॉइस डिसीजन में कंसिडर्ड नहीं होती। एम्प्लॉय को ये लगता था कि उनकी वॉइस जो है डिसीजन में कंसिडर्ड नहीं होती थी, वॉइस नॉट कंसिडर्ड इन डिसीजन, ठीक है। दूसरा चीज पता चला कि पुअर गोल इन्फॉर्मेशन, यानी एम्प्लॉय के चश्मे से देखना कि वो वर्कप्लेस को कैसा देखते हैं, राइट। तो एक तो उन्हें क्लियर गोल, उनके क्लियर एक्सपेक्टेशन, क्लियर डायरेक्शन ही नहीं मिलता था। और अनफेयर रिवार्ड सिस्टम, यानी रिवार्ड या कॉम्पेंसेशन पॉलिसी को लोग इक्विटेबल नहीं मान रहे थे। ये 3 फैक्टर थे डिससेटिस्फैक्शन के। परसेप्शन मेजर करता है। फिर एस्कर्चर ने 28 ऑर्गेनाइजेशन, 15 फैक्टर, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय के बारे में बताया। टोटल 3 डिससेटिस्फैक्शन के बारे में बताया
पार्टिसिपेशन घटता है, गोल इन्फॉर्मेशन नहीं होता, फेयरनेस को अनफेयर रिवार्ड मिलता है, फेयरनेस रिवार्ड कम होता है। फिर आता है दोस्तों ताज होटल का स्टार सिस्टम। तो फ्रेंड्स देखिए, अब बात करते हैं एक लेजेंडरी केस की जिसने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय मोटिवेशन का स्टैंडर्ड ही बदल दिया। तो बात करते हैं हम लोग ताज होटल स्टार सिस्टम की। सबसे आप पहले बोलेंगे स्टार्स का मतलब क्या होता है। देखिए, स्टार्स का फुल फॉर्म होता है स्पेशल थैंक्स एंड रिकॉग्निशन सिस्टम। ये ताज होटल का सिग्नेचर प्रोग्राम है जो एम्प्लॉय को उनकी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करता है, राइट, विच इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज टू द एम्प्लॉय फॉर देयर एक्सेप्शनल सर्विस, राइट। तो इसमें क्या था कि देखिए, इसमें 100 से ज़्यादा होटल्स इसके अंदर कवर होते थे, 84 इंडिया में और 16 अब्रोड, और 20,000 से ऊपर एम्प्लॉयज थे। तो रिकॉग्निशन एट अ मैसिव लेवल था, लेकिन पर्सनल टच के साथ। ये इसका मैकेनिज्म था। अब देखिए, ये इसका स्कोप समझ में आ गया। मैकेनिज्म क्या है कि स्टार्स में एम्प्लॉय पॉइंट अर्न करते थे। पॉइंट कैसे अर्न करते थे, तो देखिए, एक तो गेस्ट कॉम्प्लीमेंट से पॉइंट अर्न करते थे, गेस्ट का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, कलीग के अप्रिसिएशन से पॉइंट अर्न करते थे। तीसरा, सजेशन और प्रोएक्टिव इनिशिएटिव से पॉइंट अर्न करते थे। मतलब जितना ज्यादा वैल्यू ऐड होगा उतना ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा। यानी पॉइंट अर्निंग वाला तरीका था, गेस्ट के कॉम्प्लीमेंट से, कलीग के कॉम्प्लीमेंट से, फिर सजेशन और प्रोएक्टिव इनिशिएटिव से। फिर एक था हमारा डेली रिव्यू प्रोसेस। यानी खास बात यह है कि रिकॉग्निशन डिले नहीं होता। हर दिन के एंड में एक कमिटी बैठता था, नॉमिनेशन चेक करता था, जेन्यून केसेस को शॉर्टलिस्ट करता था, सेम डे रिकॉग्निशन इंश्योर करता था, राइट। तो ये इसकी की खास बात थी, डेली रिव्यू प्रोसेस था। तो कहने का मतलब यही हुआ कि देखो, इंस्टेंट फीडबैक मिलता था। अब इंस्टेंट फीडबैक का फायदा ये होता था कि इंस्टेंट मोटिवेशन, इंस्टेंट फीडबैक मतलब इंस्टेंट मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स, इसमें की प्रिंसिपल क्या है स्टार्स की। तो ताज का बिलीफ सिस्टम सिंपल है कि देखो, टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिवार्ड वैल्यू। इंप्लॉय को तुरंत अप्रिशिएट करो, तभी वो मोटिवेट मल्टीप्लाई होता है। तो हमने 2-3 पॉइंट पढ़ाया आपको। स्टार्स मतलब स्पेशल थैंक्स एंड रिकॉग्निशन सिस्टम, 100+ होटल्स, डेली कमिटी रिव्यू। कोर प्रिंसिपल था टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिवार्ड वैल्यू। फिर आता है दोस्तों टोटल रिवार्ड कंसेप्ट। तो एक ऐसा एचआर का कंसेप्ट है जो डायरेक्टली एम्प्लॉय मोटिवेशन, रिटेंशन और परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। तो टोटल रिवार्ड कंसेप्ट क्या कहता है दोस्तों कि पे प्लस बेनिफिट प्लस इंटेंजिबल रिवार्ड, राइट। तो इंटेंजिबल रिवार्ड में क्या क्या आता है। तो फ्रेंड्स, इंटेंजिबल रिवार्ड की यदि हम बात करें तो इंटेंजिबल रिवार्ड में आएगा हमारा कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। क्या आता है जी, कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। और क्या आता है, रिकॉग्निशन। और क्या आएगा दोस्तों, वर्क एक्सपीरियंस, राइट। ये सब आते हैं हमारे इंटेंजिबल रिवार्ड में। यानी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सैलरी नहीं देती, वो पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है, राइट। तो इसको बोलते हैं इंटेंजिबल रिवार्ड। तो टोटल रिवार्ड में पे बताया, बेनिफिट बताया, इंटेंजिबल रिवार्ड बताया, मतलब कैरियर ग्रोथ हो गया, रिकॉग्निशन हो गई, वर्क एक्सपीरियंस एंड कल्चर हो गया। तो मतलब कहने का मतलब कि इन्वायरमेंट, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सैलरी नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है। अब 5 पिलर्स की यदि हम बात कर लें, टोटल रिवार्ड के 5 पिलर्स कौन कौन से हैं। एक होता है कॉम्पेंसेशन। आपको पता होगा कि इसमें 2 चीजें आती हैं, एक फिक्स्ड पे आती है और एक वेरिएबल पे आती है, राइट। सैलरी स्ट्रक्चर का कोर है। दूसरा आता है बिलीफ, यानी हेल्थ कवर, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, अलाउंसेस, बेनिफिट में आता है। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी वर्क ऑप्शन, हाइब्रिड, लीव पॉलिसी, वर्क लाइफ बैलेंस को सपोर्ट करते हैं। रिकॉग्निशन, यानी दोस्तों एम्प्लॉय अचीवमेंट को एक्नॉलेज करना, मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी। कैरियर डेवलपमेंट, जिसमें हमारा ट्रेनिंग आता है, अप स्किलिंग आता है, प्रमोशन, ग्रोथ पाथवे आता है। फिर दोस्तों एक वर्ल्ड एट वर्क टोटल रिवार्ड मॉडल था जिसके 6 एलिमेंट्स थे। तो इसने क्या किया, रिवार्ड को और स्ट्रक्चरली डिफाइन किया। किसने जी, वर्ल्ड एट वर्क। वर्ल्ड एट वर्क ने रिवार्ड को स्ट्रक्चरली डिफाइन किया। तो इसमें सबसे पहला आता है कॉम्पेंसेशन। मैंने आपको बताया फिक्स्ड और वेरिएबल पे होता है, जिसमें बेसिक सैलरी, परफॉर्मेंस लिंक कंपोनेंट होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं जी, बेसिक सैलरी होती है प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपोनेंट होते हैं। फिर आता है बेनिफिट्स। आपको मैंने पहले ही बताया है, बेनिफिट्स में हेल्थ बेनिफिट, इनकम प्रोटेक्शन, रिटायरमेंट, ये सब आता है। ये पूछा गया था पिछले बार कि कौन कौन से 6 एलिमेंट्स होते हैं। कॉम्पेंसेशन, बेनिफिट्स, उसके बाद आता है दोस्तों रिकॉग्निशन। अच्छा, उससे पहले वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस, यानी दोस्तों वो प्रोग्राम जो एम्प्लॉय की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस मेंटेन करता है। की पॉइंट है बैलेंस एंड वेलबींग। प्रोग्राम जो एम्प्लॉय के बैलेंस मेंटेन करते हैं, किसके किसके बीच में। तो एम्प्लॉय बैलेंस मेंटेन करता है, जैसे वेलनेस हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, राइट, या फ्लेक्सिबल आवर्स हो गए। फिर आता है दोस्तों रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन यानी दोस्तों अचीवमेंट बेस्ड रिवार्ड होता है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि रिकॉग्निशन में आ गया हमारा एप्रिसिएशन, अवार्ड, बोनसेस, स्पॉटलाइट मूवमेंट।
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में गोल अलाइनमेंट, कंटिन्यूस फीडबैक, अप्रेजल प्रोसेस, और टैलेंट डेवलपमेंट में स्किल इन्हांसमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम, लर्निंग पाथ, लीडरशिप डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, टोटल रिवार्ड का मतलब ये हुआ कि देखो पे, बेनिफिट और इंटेंजिबल रिवार्ड दो। 5 पिलर में कॉम्पेंसेशन, बेनिफिट, फ्लेक्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, कैरियर डेवलपमेंट, ये 5 पिलर्स हैं। सबका मीनिंग आपको और वर्क एट वर्ल्ड में 6 एलिमेंट्स हैं, कॉम्पेंसेशन, बेनिफिट, वर्क लाइफ, रिकॉग्निशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड टैलेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि एक स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादातर रिवार्ड प्रोग्राम फेल डिजाइन की वजह से नहीं बल्कि पुअर इंप्लीमेंटेशन की वजह से होते हैं। मतलब ज्यादातर जो रिवार्ड प्रोग्राम होते हैं ना वो फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? डिजाइन की वजह से पेयर फेल नहीं होते हैं, अगर इनका इंप्लीमेंटेशन पुअर होता है इस कारण से फेल होते हैं। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन वीक हुआ, देखिए डिजाइन भले ही परफेक्ट हो सकता है लेकिन यदि एग्जीक्यूशन वीक है तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, समझे ना। तो डिजाइन के कारण दिक्कत नहीं है, डिजाइन है दिक्कत है एग्जीक्यूशन के कारण। डिजाइन भले ही परफेक्ट होता है लेकिन एग्जीक्यूशन यदि वीक हुआ तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। अब जरा रिवार्ड स्ट्रेटजी की बात कर लें तो एक फ्रेमवर्क है जिसको बोलते हैं हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग एंड मुरलीस। रिवार्ड स्ट्रेटजी बेसिकली एक रोड मैप बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने रिवार्ड सिस्टम को फ्यूचर में कैसे डेवलप करेगी, राइट। तो एक रोड मैप बताता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रिवार्ड को फ्यूचर में कैसे डेवलप करेगी, कैसे अलाइन करेगी, किस स्पीड से इंप्लीमेंट करेगी। चलिए 4 की फैक्टर को समझते हैं। इसमें एक आता है डायरेक्शन, यानी हम हेड किधर कर रहे हैं। यह बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड सिस्टम में फ्यूचर इनोवेशन क्या लाना चाहती है, किस प्रकार की फ्यूचर इनोवेशन ये लाना चाहती है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड सिस्टम में मतलब हम किस तरह के रिवार्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, नया बेनिफिट क्या होगा, नया पे सिस्टम आएगा, नया रिकॉग्निशन मॉडल आएगा, सब यही डिसाइड करता है, जिसको हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं। दूसरा आता है दोस्तों इंटीग्रेशन, यानी दोस्तों स्ट्रेटजी को सिंक कैसे करना है, यानी रिवार्ड को बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है। मतलब 2 चीजें हैं, एक तरफ हमारा रिवार्ड है, एक तरफ हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी है, दोनों में प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए। अगर मान लीजिए बिजनेस ग्रोथ फोकस पे है, बिजनेस ग्रोथ फोकस में है तो रिवार्ड सिस्टम परफॉर्मेंस ड्रिवन होगा। अगर रिटेंशन प्रायोरिटी है तो रिकॉग्निशन और बेनिफिट स्ट्रांग होंगे, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। यानी स्ट्रेटजी को सिंक करना है। प्रायोरिटी आती है यानी पहले क्या इंप्लीमेंट होगा। ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसीलिए रिवार्ड स्ट्रेटजी क्लियर करती है कि कौन सा इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट का है, विच टाइप ऑफ इनिशिएटिव आर हाईली इंपॉर्टेंट। फिर आता है पेस। पेस मतलब कि देखिए प्रायोरिटी मतलब पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा सब यही डिसाइड होता है। पेस मतलब कि इंप्लीमेंटेशन का स्पीड क्या होगा। रिवार्ड स्ट्रेटजी ये डिफाइन करती है कि चेंजेस कितनी फास्ट होगी, क्या चेंजेस स्लो होगी या चेंजेस स्टीडी होगी, राइट। अब ये एग्रेसिव होगी या फास्ट ट्रैक रोल आउट होगी। अगर पेस गलत डिसाइड हुआ तो रेसिस्टेंस, कंफ्यूजन, फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों हमने ये देखा कि देखो प्रोग्राम फेल हुआ, प्रोग्राम फेल होने का मेन कारण है तुम्हारा इंप्लीमेंटेशन खराब है। रिवार्ड स्ट्रेटजी के 4 पिलर आपको बताया अभी मैंने, क्या क्या है जी, डायरेक्शन, इंटीग्रेशन, प्रायोरिटी और पेस। डायरेक्शन मतलब फ्यूचर इनोवेशन, इंटीग्रेशन मतलब कि बिजनेस स्ट्रेटजी से लिंकेज, प्रायोरिटी यानी क्या पहले आएगा और पेस यानी इंप्लीमेंटेशन स्पीड। अब दोस्तों अब समझते हैं कि कॉर्पोरेट फिलॉसफी रिवार्ड प्रैक्टिस को कैसे सेव करती है। तो गूगल की बात करें तो इनका मेन फोकस है इनोवेशन। मतलब कि गूगल की फिलॉसफी सिंपल है, इनोवेशन को पुश करो और टैलेंट को बेस्ट रिवार्ड दो। इनोवेशन को पुश करो, टैलेंट को बेस्ट रिवार्ड दो। इसमें आता है पे फॉर परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव पर्क। कॉम्पिटिटिव पर्क का मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि इनका है कैंपस फैसिलिटी, राइट, कैंपस फैसिलिटी है इनके पास, वेलनेस बेनिफिट है और स्टॉक ऑप्शन भी इनमें है। ईएसओपी का नाम आप सुने होंगे। फिर टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इंडस्ट्री लिंकिंग कॉम्पेंसेशन भी देते हैं ये। फिर आता है दोस्तों होल फूड। एक तो गूगल का बताया, होल फूड्स में क्या आता है, तो होल फूड्स का फोकस शॉर्ट टर्म गेन नहीं है दोस्तों, इनका फोकस है लॉन्ग टर्म रिटेंशन। मतलब कॉम्पेंसेशन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्योग्राफी, मार्केट नॉर्म के बेसिस पर सेट होता है। इनका कहना है कि जो कॉम्पेंसेशन है ना वो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्योग्राफी, मार्केट के बेसिस पर डिसाइड होता है। इसे ही कहा जाता है दोस्तों कल्चर ड्रिवन अप्रोच। क्या बोलते हैं, कल्चर ड्रिवन अप्रोच। यानी होल फूड का जो रिवार्ड होता है उसमें 3 वर्ड याद रखिएगा, एक तो स्टेबिलिटी, फेयरनेस और लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग, राइट। वही ना, स्टेबिलिटी, फेयरनेस और लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग, ये होल फूड है जो कि लॉन्ग टर्म लॉयलिटी है। और गूगल वाला आपको बताया इनोवेशन। फिर आता है दोस्तों फैक्टर, कॉम्पेंसेशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं। यानी सैलरी डिसाइड करना सिर्फ नंबर का गेम नहीं होता, ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर का बैलेंस होता है। तो कॉम्पेंसेशन डिजाइन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर 2 कैटेगरी में होते हैं, एक तो इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल की बात कर लें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के इन्फ्लुएंसर होते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी कैपेसिटी टू पे आता है, यानी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जितनी हाई होगी कॉम्पेंसेशन उतना कॉम्पिटिटिव होगा। इसको ऐसे समझिए कि जो आपका स्ट्रेंथ है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी
उतना ही जो कॉम्पेंसेशन है वो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, राइट। फिर आता है यूनियन बार्गेनिंग पावर, यानी आपका यूनियन यदि ये स्ट्रांग होगा तो नेगोशिएटेड वेज अच्छा होगा। मोटिवेशन फैक्टर भी आता है, जैसे इंटरनल कल्चर, कल्चर किस प्रकार का है, ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। ग्रोथ की क्या पॉलिसी है, फिर इनिशिएटिव कौन कौन से रिकॉग्निशन इनिशिएटिव हैं, फिर अट्रैक्शन और रिटेंशन प्रेशर, यानी अगर एट्रिशन हाई हो तो कंपनी सैलरी रेज करने पर मजबूर होती है। तो ये तो आपको इंटरनल फैक्टर बताया। एक्सटर्नल फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर होते हैं, जो कि हमारी सैलरी को अफेक्ट करते हैं, कॉम्पेंसेशन डिजाइन को अफेक्ट करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा लेबर लॉ एंड कंपनीज एक्ट, मिनिमम वेजेस, वर्किंग आवर, कॉम्प्लायंस नॉर्म। फिर दूसरा आता है कॉम्पेंसेशन सर्वे, मार्केट पैरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो टैलेंट पोच हो जाता है। फिर आता है पे कमीशन रिकमेंडेशन, खासकर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर जॉब में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। आर्बिट्रेशन अवार्ड, डिस्प्यूट के केस में थर्ड पार्टी डिसीजन कॉम्पेंसेशन को अफेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको गूगल के बारे में क्या बताया कि देखो गूगल इनोवेशन और पे फॉर परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है। होल फूड में याद रखिएगा लॉन्ग टर्म रिटेंशन, इनका मेन काम है लॉन्ग टर्म रिटेंशन पे। इंटरनल फैक्टर में बताया देखो दोस्तों कैपेसिटी, यूनियन, मोटिवेशन और रिटेंशन। और एक्सटर्नल फैक्टर में बताया लेबर लॉ, मार्केट सर्वे, पे कमीशन और आर्बिट्रेशन। अब आती है बात स्ट्रेटजी अलाइनमेंट की, तो एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। ये कंसेप्ट बताता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, एचआर स्ट्रेटजी, कॉम्पेंसेशन सिस्टम एक दूसरे से कितना परफेक्टली सिंक्ड होते हैं। तो देखिए पहली बात हम लोग कर लेते हैं स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट की। क्या होता है जी, देखिए सिंपल वर्ड में बोले बिजनेस स्ट्रेटजी, एचआर स्ट्रेटजी, कॉम्पेंसेशन सिस्टम, तो तीनों एक ही डायरेक्शन में मूव करें तभी ऑर्गेनाइजेशन डिजायर रिजल्ट अचीव करती है। तो पहला पॉइंट लिखा है दोस्तों, तीन सिनेरियो को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। पहला लिखा है इनोवेशन स्ट्रेटजी, मतलब इनोवेशन ड्राइव करना, नया आइडिया लॉन्च करना, कंपटीशन से आगे रहना, ये होता है इनोवेशन। ठीक है, तो ये होता है इनोवेशन स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बोलते हैं इसको। ठीक है, नया आइडिया लॉन्च करेंगे, इनोवेशन ड्राइव करेंगे, कंपटीशन से आगे रहना। एचआर स्ट्रेटजी बोलता है कि ऐसे लोगों को हायर करो जो क्रिएटिव हो, जो कि एजाइल हो, एक्सपेरिमेंट फ्रेंडली हो, ये एचआर स्ट्रेटजी बोलता है। और कॉम्पेंसेशन सिस्टम बोलता है कि मार्केट बेस पे रखो और इनोवेशन को रिवार्ड करो, यानी अट्रैक्टिव पे होना चाहिए और क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन को तुरंत रिकॉग्निशन दो। मतलब जहां इनोवेशन चाहिए वहां पे एम्प्लॉय को फ्रीडम, क्रिएटिविटी और इंसेंटिव दोनों मिलना चाहिए, ये बोलता है हमारा इनोवेशन स्ट्रेटजी, राइट। फिर आता है कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी। ये क्या बोलता है जी कि देखो एचआर स्ट्रेटजी में बोलता है कि देखो प्रोडक्टिव हो, मल्टीटास्किंग हो, परफॉर्मेंस ड्रिवन वर्कफोर्स मेंटेन करना, राइट। और कॉम्पेंसेशन में बोलता है कि हाई वेरिएबल पे प्लस प्रोडक्टिविटी फोकस, यानी फिक्स्ड कॉस्ट को लो रखो और आउटपुट को हाई रखो। कॉस्ट कटिंग का मतलब हुआ कि सैलरी स्ट्रक्चर लीन रखो पर परफॉर्मेंस रिवार्ड को स्ट्रांग रखो। और लास्ट होता है कस्टमर फोकस स्ट्रेटजी, यानी कस्टमर एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करना, सर्विस एक्सेलेंस डिलीवर करना। एचआर बोलता है कि देखो ऐसा एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड करो जो एम्पैथेटिक हो, सर्विस ओरिएंटेड हो, सॉल्यूशन ड्रिवन हो। और कॉम्पेंसेशन बोलता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंसेंटिव, रेटिंग फीडबैक, एनपीएस स्कोर पे रिवार्ड दो। तो दोस्तों हमने तीन स्ट्रेटजी बताया, इनोवेशन मार्केट पे प्लस इनोवेटिव रिवार्ड, कॉस्ट कटिंग जो है हाई वेरिएबल पे प्लस प्रोडक्टिव फोकस, और कस्टमर फोकस बताया। अब बात करें हम लोग जॉब इवैल्यूएशन की, तो देखिए अगर कॉम्पेंसेशन फेयर रखना है ना तो सबसे पहला स्टेप होता है जॉब इवैल्यूएशन, मतलब एक जॉब की एक्चुअल वर्थ डिटरमाइन करना। एक लाइन में याद रखिए, आपको पता करना है कि वर्थ क्या है जॉब की। चलिए 4 इवैल्यूएशन मेथड को सिंपल एग्जाम फ्रेंडली स्टाइल में समझते हैं। तो देखिए कंपैरिजन करें यदि इवैल्यूएशन मेथड की, तो जॉब इवैल्यूएशन मेथड 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है हमारा नॉन क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। एक होता है दोस्तों क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है नॉन क्वांटिटेटिव। तो दोस्तों रैंकिंग मेथड की बात कर लें तो ये सबसे सिंपल और चीपेस्ट मेथड है। इसमें जॉब को क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम हायरार्की में अरेंज कर दिया जाता है, बेस्ट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, हाईली सब्जेक्टिव होते हैं, राइट। कोई फॉर्मूला, कोई नंबर नहीं, सिर्फ जजमेंट। रैंकिंग सिंपल है, चीप है, सब्जेक्टिव है। फिर ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग भी हमारा नॉन क्वांटिटेटिव है, जैसे हम ग्रेड डालते हैं ए बी सी, फिर हर जॉब को उसके डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर करेक्ट ग्रेड में फिट करते हैं। आपको मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन पहले बताया था, जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ग्रेड डेफिनेशन मैचिंग करते हैं। फिर आता है फैक्टर कंपैरिजन, ये हमारा क्वांटिटेटिव है। देखिए 2 मैंने नॉन क्वांटिटेटिव बताया, रैंकिंग और ग्रेडिंग। फैक्टर में क्या होता है, थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करता है। इसमें 5 मेजर फैक्टर यूज होते हैं, स्किल, मेंटल, फिजिकल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 5वां आता है वर्किंग कंडीशन, राइट। तो इन सब फैक्टर को मॉनेटरी वैल्यू असाइन की जाती है, फिर जॉब की वर्थ कैलकुलेट की जाती है। मतलब कि हम स्किल को मॉनेटरी वैल्यू देंगे, मेंटल को मॉनेटरी वैल्यू देंगे,
फिर हम लोग सबको जॉब की वर्थ कैलकुलेट करेंगे। तो फैक्टर कंपैरिजन में दोस्तों 5 फैक्टर्स हैं। फिर आता है पॉइंट रैंकिंग, ये भी क्वांटिटेटिव में आता है। ये मोस्ट वाइडली, आपसे यदि कोई पूछा जाए सबसे वाइडली यूज होने वाला कौन सा है, तो याद रखिएगा पॉइंट रैंकिंग है, राइट। ये सबसे फेवरेट है। इसमें जॉब को डिफरेंट फैक्टर, डिफरेंट सब फैक्टर के बेसिस पर पॉइंट मिलते हैं, फैक्टर्स या सब फैक्टर पे। जैसे हम ऐसा करते हैं कि स्किल को हमने 50 पॉइंट दे दिया, हमने एक्सपीरियंस को हमने 30 पॉइंट दे दिया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को 40 पॉइंट दे दिया। सब जोड़ जाड़ के जो पॉइंट मिलेगा ना, वो मुझे बता देगा कि जॉब की वर्थ क्या है। तो दोस्तों पॉइंट रैंकिंग में पॉइंट दिया जाता है सब फैक्टर में। तो मैंने आपको 4 फैक्टर बताया। रैंकिंग सिंपल होता है, सब्जेक्टिव होता है, चीपेस्ट होता है, ग्रेडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन मैच विद ग्रेड, फैक्टर कंपैरिजन 5 फैक्टर्स होते हैं, और पॉइंट रैंकिंग मोस्ट वाइडली यूज है। अब दोस्तों रैंकिंग का एक्सेप्शन क्या है कि कुछ सिचुएशन में वर्कर की सैलरी सुपरवाइजर से ज्यादा हो सकती है, एवन दो हायरार्की में सुपरवाइजर ऊपर होता है। रीजन क्या है, जॉब की नेचर। तो ये एक्सेप्शन तब अप्लाई होता है जब वर्कर का जॉब हाई रिस्क इन्वॉल्व हो, हाई स्किल रिक्वायर करता हो, हार्ड फिजिकल वर्क हो, ठीक है ना। अब दोस्तों एक कॉम्पा रेशियो है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बराबर आता है। देखिए कॉम्पेंसेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है कॉम्पा रेशियो यानी सीआर। ये मेजर करता है कि एम्प्लॉय की सैलरी मिड पॉइंट के कंपैरिजन में कितनी अलाइंड है। तो दोस्तों एग्जाम में सीआर परसेंटेज को इंप्लीमेंट करना मस्ट नोन है। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है एक्चुअल सैलरी अपॉन मिड पॉइंट सैलरी इंटू 100, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय की सैलरी मिड पॉइंट के कंपैरिजन में कितना अलाइंड है। तो दोस्तों ये टेबल जरा देखिए। एक तो मान लीजिए कि सीआर जो है 80 to 87% आता है, इसका मतलब कि फुल्ली यहाँ देखिए हाँ न्यू एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है, मतलब एम्प्लॉय अभी लर्निंग फेज में है, पे मिड पॉइंट के काफी नीचे होती है। यदि मिड पॉइंट से ज्यादा है 96 to 103 है तो फुल्ली कॉम्पिटेंट है। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं जी, मिड पॉइंट सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि आइडियल जोन है, ये हमारा सबसे आइडियल जोन माना जाता है। एम्प्लॉय सीजनड है, स्टेबल परफॉर्मर है, जॉब एक्सपेक्टेशन पर फुल डिलीवरी करता है, और यदि यही रेशियो 112 से 120 हो जाए तो ये हाई वैल्यू एम्प्लॉयर होते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं, टॉप टैलेंट, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूटर, प्रीमियम पे जस्टिफाई करता है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इंडियन बैंकिंग और पीएलआई की बात करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में परफॉर्मेंस रिवार्ड को स्ट्रक्चर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम यूज होता है जिसका नाम होता है पीएलआई यानी परफॉर्मिंग लिंक इंसेंटिव। यह बाइपार्टाइट सेटलमेंट का एक की कंपोनेंट है। तो दोस्तों बाइपार्टाइट सेटलमेंट से आप फेमिलियर हैं कि बैंक एम्प्लॉय की सैलरी और सर्विस कंडीशन 5 साल में एक बार रीनेगोशिएट की जाती है, और इसे हम बोलते हैं बाइपार्टाइट। तो देखिए पीएलआई का जो बेसिस होता है वो होता है ऑपरेशनल प्रॉफिट ग्रोथ। तो पीएलआई कैलकुलेशन कंप्लीटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ पर बेस्ड होता है। 3 स्लैब का स्ट्रक्चर है कि देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट यदि 5 से 10% के बीच में हो तो 5 दिन का पे मिलेगा, 10 से 15% के बीच में हो तो 10 दिन का पे मिलेगा, 10 से 15% ग्रोथ, सॉरी यहाँ ग्रोथ की बात हो रही है, एक तरफ ग्रोथ है, ठीक है ना, ग्रोथ कितना हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात हो रही है। यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 10 से 15% के बीच में हो तो 10 दिन का पे मिलेगा, और 15% से ज्यादा का ग्रोथ हो तो 15 दिन का पे मिलता है। यानी सिंपल सी बात है दोस्तों कि जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना ज्यादा पेमेंट मिलेगा, मोर पीएलआई डेज रहेगा, समझे। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 प्लस हुआ, 5% प्लस हुआ प्लस ग्रो हुआ तो नेट प्रॉफिट नील हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5% से ज्यादा लेकिन नेट प्रॉफिट नील है, तो तभी एम्प्लॉय को मिनिमम 5 दिन का पीएलआई मिलेगा ही मिलेगा, 5 दिन का पीएलआई मिलेगा, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट 0 कोई प्रॉब्लम नहीं, मिनिमम 5 दिन का पीएलआई गारंटेड है। अब चलते हैं वेज रिलेटेड एक्ट पर। स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 लाइनर बेस एग्जाम में स्कोरिंग टॉपिक है। एक है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 का, ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी मिले और अनऑथराइज्ड डिडक्शन ना हो। फिर आता है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का, तो ये आता है गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो स्टैट्यूटरी वेजेस फिक्स करे इंडस्ट्री, स्किल लेवल और स्टेट के हिसाब से। फिर आता है पेमेंट ऑफ बोनस, तो बोनस को ट्रीट किया जाता है डेफर्ड वेज की तरह, राइट। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग का स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है, इक्वल रिमनरेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कोई भी एम्प्लॉयर मेल वर्सेस फीमेल बेसिस पर अनइक्वल कॉम्पेंसेशन नहीं दे सकता। फिर तो हमने एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं हमने जो पॉइंट अभी तक पढ़ा। तो एक पॉइंट आपको बताया स्कूस्चर स्टडी, इसमें बोला था कि 28 ऑर्गेनाइजेशन और 15 वर्क फैक्टर। इस स्टडी में दोस्तों डिससेटिस्फैक्शन का कोर डेटा आपको मिलता है। टोटल रिवार्ड का यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट से का सिंपल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, राइट। स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट जब 2 लोग, 2 टीम या 2 ग्रुप के आइडियाज, इंटरेस्ट या गोल एक दूसरे से टकराते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। सिंपल सी बात है। मान लीजिए 2 पीपल हैं, आइडियाज 2 पीपल, राइट, 2 टीम्स और 2 ग्रुप्स, राइट। सो व्हेन यू नो ideas, interest and goal of these 2 people, teams and groups, they conflict with, टकराते हैं दोस्तों, राइट, तब उस केस में conflict जनरेट होता है। This causes the conflict,
ऑकरेंस की बात कर लें तो कन्फ्लिक्ट तब ट्रिगर होता है जब किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को वो चीज नहीं मिलती जो वो चाहता है। व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप डू नॉट ऑब्टेन व्हाट दे वांट, राइट। तो कन्फ्लिक्ट होना ही होता है, राइट। तो याद रखिएगा नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड जब भी होगी तो कन्फ्लिक्ट का सीड है। फिर नेचर की बात करें, कन्फ्लिक्ट यूनिवर्सल है, इनएविटेबल है, अनएवॉइडेबल है। किसी भी वर्क प्लेस, टीम या ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट होना ही होता है। रियल स्किल है हाउ टू मैनेज इट। व्हाट इज द रियल स्किल? हाउ टू मैनेज इट, कैसे इसको मैनेज किया जाए। रूट कॉज की बात कर लें तो कन्फ्लिक्ट की जड़ आम तौर पर होती है डिफरेंट वैल्यूज। आखिर कन्फ्लिक्ट आता कैसे है? क्योंकि डाइवर्जेंट वैल्यूज हैं, डाइवर्जेंट ओपिनियंस हैं, राइट। नीड्स अलग अलग हैं, परसेप्शन अलग अलग है, लोग अलग सोचते हैं, अलग चाहते हैं, और ये डिफरेंस ही फ्रिक्शन क्रिएट करता है, राइट। सोचते अलग हैं, राइट, और चाहते अलग हैं, एंड दिस डिफरेंस दे क्रिएट फ्रिक्शन। अब दोस्तों कुछ डेफिनेशन की बात कर लें कन्फ्लिक्ट का। तो एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकते हैं। पहले की ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी है, कन्फ्लिक्ट का मतलब बोलता है स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और सीरियस आर्गुमेंट बिटवीन पीपुल्स और ग्रुप। यहाँ पे कीवर्ड में हाईलाइट करता हूँ, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और सीरियस आर्गुमेंट बिटवीन द पीपुल और ग्रुप, राइट। चलिए उसके बाद आता है मैकलिन ने क्या बोला था कि कन्फ्लिक्ट एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है जो तब होता है जब लोगों को गोल, डिजायर या डिमांड एक दूसरे से इनकॉम्पिटेबल हो जाए, ड्यू टू इनकॉम्पिटेबल गोल, डिजायर और डिमांड, राइट। तो मैकलिन ने ऐसा कहा था कि एक फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है जो तब होता है जब लोगों के गोल, डिजायर या डिमांड एक दूसरे से इनकॉम्पेटिबल हो जाए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव यही है दोस्तों कि जो इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है उसको मिनिमाइज करना। आप बोलिएगा कि इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, कुछ कॉन्फ्लिक्ट इमोशनल होते हैं, पर्सनल होते हैं, हॉस्टाइल बन सकता है, राइट। तो जैसे मैनेजर का रोल की बात करें तो मैनेजर का रोल इसको मिनिमम लेवल पर रखना। मैनेजर का रोल यही है कि इसको मिनिमम लेवल पे रखा जाए, राइट। तो यही होता है कि मिनिमाइज इफेक्टिव कंट्रोल। जो कॉन्फ्लिक्ट इमोशनल है, पर्सनल है, हॉस्टाइल बन सकता है, मैनेजर का ये रोल है कि इसको मिनिमम लेवल पे रखो। मेंटेन मॉडरेट एंड सब्सटेंटिव कॉन्फ्लिक्ट, यानी टास्क। आप देखिए सब्सटेंटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? तो दोस्तों जो हमारा टास्क रिलेटेड है, राइट, टास्क रिलेटेड या इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसका मॉडरेट लेवल प्रोडक्टिविटी होती है, राइट। फिर आता है बैलेंस बोथ पार्टीज कंसर्न। एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर दोनों पार्टीज के स्टेटस, मान लीजिए दो पार्टीज हैं, राइट, इन दोनों पार्टीज के जो स्टेटस हैं, इन दोनों पार्टीज के जो कंसर्न है, जो व्यू पॉइंट है, राइट, इनको मैच करता है। बैलेंस ही नेगोशिएशन का बेस है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। फिर आता है आउटकम, यानी दोस्तों आउटकम का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव रिजोल्यूशन की तरफ काम करें, एम फॉर पॉजिटिव रिजोल्यूशन। तो विन विन सॉल्यूशन जहां दोनों पार्टी पॉजिटिवली एग्री करे और स्मूथ वर्क कंटिन्यू हो। यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो दोस्तों देखिए एक बहुत ही एग्जाम क्रिटिकल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स और स्कॉलरली व्यू। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 1991। तो इनके अनुसार दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के साथ आता है, इनको एग्जामिनर बहुत यूनिवर्सल, यानी कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होता है, होम, टीम और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इनकॉम्पैटिबल गोल, मतलब कि जब पार्टी डिफरेंट क्लास है, बोलते हैं इनकॉम्पैटिबल। तो कंपैटिबल गोल तो डिफरेंट आउटकम चाहेंगी तो क्या होगा? नेचुरल क्लैश होगा ही होगा, राइट। फिर आता है दोस्तों इंटरफेरेंस, यूनिवर्सल, यानी कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होता है, होम, टीम, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। इनकॉम्पैटिबल गोल, जब पार्टी डिफरेंट आउटकम चाहती है, नेचुरल क्लैश होता है। फिर स्केर्स रिसोर्स, यानी जब टाइम, मनी, अथॉरिटी या पावर लिमिटेड हो तो फिर कंपटीशन ऑटोमेटिकली राइज करता है। इंटरफेरेंस, यानी अक्सर एक पार्टी को लगता है कि दूसरी पार्टी उसके गोल ब्लॉक कर रही है, रियल हो या इमेजिन्ड हो। फिर दोस्तों नॉट अ साइन ऑफ बैड रिलेशनशिप, मतलब कॉन्फ्लिक्ट का होना मतलब रिलेशनशिप खराब होना जरूरी नहीं है। हेल्दी टीम में भी कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा डिस्ट्रक्टिव ही नहीं होता दोस्तों। हेल्दी टीम रहे ना तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है। इनएविटेबल, यानी ह्यूमन है, अलग थॉट होगी, अलग नीड होगी, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है, अनअवॉइडेबल है। और फिर आता है अपॉर्चुनिटी, अगर सही मैनेज हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट इनोवेशन, क्लैरिटी, बेटर डिसीजन ला सकता है, राइट, यदि सही तरीके से मैनेज किया जाए तो। फिर आता है स्कूल ऑफ थॉट। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं उन 3 स्कॉलरली स्कूल की जो कॉन्फ्लिक्ट को डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन करती है। एक तो हमारा ट्रेडिशनलिस्ट है, ये क्या बोलता है कि देखो कॉन्फ्लिक्ट बैड है, हार्मफुल है और डिसफंक्शनल है, राइट, और इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। तो बिलीफ बोलता है कि इसको जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है, राइट। और दोस्तों यहाँ पे कीवर्ड है नेगेटिव और हार्मफुल, मतलब इस स्कूल के हिसाब से
ट्रेडिशनल स्कूल के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट प्रोडक्टिविटी को गिराता है, डिसिप्लिन बिगाड़ता है और हार्मोनी को डैमेज करता है। फिर एक दूसरा है ह्यूमन रिलेशन स्कूल। ये स्कूल क्या बोलता है कि देखो कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है, इनएविटेबल है और यूजफुल है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होना नॉर्मल पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन है। यहाँ पे कीवर्ड है क्रिएटिव डिस्कशन। एग्जाम याद रखेंगे तो ये स्कूल कहता है कि देखो कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट, क्रिएटिविटी और ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है। तीसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है इंटीग्रेटिव थॉट। तो ये बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट एक पॉजिटिव फोर्स है और ये बहुत जरूरी है हाई परफॉर्मेंस के लिए। बिना कॉन्फ्लिक्ट का ऑर्गेनाइजेशन जो है स्लो हो जाएगा, कॉम्प्लेसेंट हो जाएगा। तो इस अप्रोच में मैनेजर कॉन्फ्लिक्ट को सप्रेस नहीं करते बल्कि स्टिमुलेट करते हैं इनोवेशन, चैलेंज और ग्रोथ के लिए। फिर यहाँ पे आप एक वर्ड देखेंगे इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों बहुत ही साइकोलॉजिकल और एग्जाम फेवरेट टॉपिक है इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। यानी दोस्तों क्या होता है, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं राइट जो कि इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिविजुअल के अंदर होता है। कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड, इंटरनल बोलते हैं ना, इंटरनल मतलब क्या, इनसाइड इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट। ये वो स्ट्रगल है जो कोई बाहर नहीं देखता लेकिन डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस को डीपली इम्पैक्ट करता है। तो देखिए पहले तो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन देख लीजिए। यानी जब इंडिविजुअल के पर्सनल गोल, वैल्यूज, विजन का मिसमैच ऑर्गेनाइजेशन के गोल से हो जाए। मतलब इंडिविजुअल का पर्सनल गोल कुछ और है, पर्सनल विजन कुछ और है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ और है, दोनों में दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है राइट। तो इसको बोला जाता है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इंडिविजुअल के पर्सनल गोल, वैल्यूज, विजन का मिसमैच ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ हो जाए। फिर टाइप्स की बात कर लें तो एक पहला आता है गोल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जब इंडिविजुअल के मल्टीपल कॉम्पिटिंग पर्सनल गोल होते हैं, मल्टीपल कॉम्पिटिंग पर्सनल गोल होते हैं जब इंडिविजुअल के, तो गोल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो इसमें की ट्रिगर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन। इसमें जो ट्रिगर आता है दोस्तों वो आता है हमारा फ्रस्ट्रेशन। मतलब क्योंकि एक गोल को अचीव करना दूसरे गोल को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है। आप एक को अचीव कीजिए राइट, एक को अचीव कीजिए तो ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा दूसरे को। फिर आता है दोस्तों रोल कॉन्फ्लिक्ट। टाइप 2 आता है हमारा रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट में क्या बताइए, तो गोल कॉन्फ्लिक्ट है। गोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब बताया कि दोस्तों जब इंडिविजुअल के मल्टीपल कॉम्पिटिंग पर्सनल गोल होते हैं, एक को अचीव कीजिए दूसरे गोल को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है। जॉब प्रिपरेशन भी करनी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, गोल कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझिए क्योंकि केस स्टडी आएगा। जैसे जॉब की प्रिपरेशन भी करनी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, तो यही गोल कॉन्फ्लिक्ट है। मल्टीपल कॉम्पिटिंग पर्सनल गोल होते हैं। फिर आता है रोल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जब आप एक ही पर्सन से मल्टीपल रोल एक्सपेक्टेशन की रखी जाती है, जैसे एम्प्लॉय है वो टीम लीडर, पेरेंट, स्टूडेंट, सब रोल एक साथ है राइट। तो इसमें की ट्रिगर क्या है, कुछ ऑब्स्टेकल होते हैं। मतलब टाइम इनके पास सीमित होता है राइट, रिसोर्सेज सीमित होती हैं और प्रेशर होता है कि सारे रोल को एक साथ फुलफिल कर लें। यानी जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, टाइम रिसोर्स कम है, तभी रोल कॉन्फ्लिक्ट गारंटेड है। तो एक टर्म लिखा है गोल कॉन्फ्लिक्ट मैट्रिक्स। तो साइकोलॉजी का ये मैट्रिक्स एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है, इसको याद रखना, श्योर शॉर्ट मार्क्स आता है दोस्तों। एक आता है अप्रोच। एक तो है कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी इंडिविजुअल के पास दो पॉजिटिव अट्रैक्टिव गोल होते हैं राइट। जैसे मान लीजिए प्रमोशन मिले मुंबई ब्रांच में या सिंगापुर ऑफिस में, यानी दोनों पॉजिटिव और अट्रैक्टिव गोल हैं। चॉइस टफ होती है लेकिन दोनों ऑप्शन अच्छे होते हैं, इसको बोलते हैं अप्रोच। दूसरा लिखा है दोस्तों अप्रोच अवॉइडेंस। यानी दोस्तों इसका मतलब हुआ कि एक ही गोल के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। कोई मान लीजिए एक गोल है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, इनके नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। जैसे मान लीजिए हाई पेइंग जॉब है, पॉजिटिव है, लेकिन एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, नेगेटिव है। यहाँ पे डिसीजन जो है एक तरह का मिक्स्ड फीलिंग होता है। यहाँ भी डिसीजन होते हैं लेकिन एक तरह के मिक्स्ड फीलिंग होते हैं। लास्ट होता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब दो ऑप्शन ही नेगेटिव है राइट, आपके पास दोनों ऑप्शन नेगेटिव है, दोनों अनडिजायरेबल है, उनके बीच में चूज करना है और डिसीजन लेना मजबूरी होती है। जैसे मान लीजिए डेडलाइन एक्सटेंड करना है, कोई मान लीजिए डेडलाइन है उसको आपको एक्सटेंड करना है राइट, पर पेनल्टी या ओवर टाइम में काम करना है। तो साइकोलॉजी में सबसे स्ट्रेसफुल कॉन्फ्लिक्ट टाइप होता है अवॉइडेंस। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द बैरियर एंड डिफेंस मैकेनिज्म। सो कॉन्फ्लिक्ट से सिर्फ दोस्तों बाहरी वजह से नहीं होती, कई बार हमारे अंदर की लिमिटेशन और कोपिंग मैकेनिज्म भी उससे सेव करती है राइट। तो एक तो यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल बैरियर। मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्स्टेकल होते हैं जो बाहरी इन्वायरमेंट से आते हैं राइट। जैसे आपके नॉन सोशल बैरियर्स हैं, नेचुरल या इन्वायरमेंट ऑब्स्टेकल जैसे फ्लड, हीट, नॉइज, पॉल्यूशन। ये बैरियर जो होते हैं एक्सीडेंट से होते हैं, ये किसी इंसान द्वारा क्रिएट नहीं होते हैं। और कुछ हमारे सोशल बैरियर होते हैं
जब रिस्ट्रिक्शन या एक्सपेक्टेशन दूसरे लोग इम्पोज करते हैं, जैसे मान लीजिए पेरेंट ने इम्पोज किया, राइट, सुपरवाइजर ने इम्पोज किया, पीयर्स ने इम्पोज किया, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन ने इम्पोज किया। कुछ हमारे इंटरनल बैरियर होते हैं, वो होते हैं जो इंडिविजुअल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, राइट, जैसे पर्सनल लिमिटेशन, जैसे स्किल गैप, लो इंटेलिजेंस, लो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब इंटरनल बैरियर होते हैं। तो ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इन्हें ओवरकम करना मुश्किल होता है। तो अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? जब इंडिविजुअल मेंटली स्ट्रेस या स्ट्रक फील करता है, राइट, तो जब इंडिविजुअली मेंटली स्ट्रेस या स्ट्रक फील करता है तो ह्यूमन ब्रेन कुछ डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है, जैसे एग्रेशन यानी अटैक, डायरेक्ट अटैक, वर्बली या बिहेवियरली, जैसे ब्लेम करना, साउट करना, डोमिनेट करना, विड्रॉल यानी कॉन्फ्लिक्ट से दूर चले जाना, अवॉइड करना, फिक्सेशन यानी सेम बिहेवियर को बार बार रिपीट करना, कॉम्प्रोमाइज यानी एक अल्टरनेटिव गोल अडॉप्ट करना जिससे थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट के टाइप की बात कर लें, 3 बेसिस पे होते हैं, टास्क, रिलेशनशिप और वैल्यू। टास्क मतलब कि वर्क, गोल, ड्यूटीज एंड प्रोसीड्यूर। नेचर मोस्टली फंक्शनल होता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव भी कर सकता है। और रिजोल्यूशन मेथड में कोलैबोरेशन और फास्ट फैक्ट फाइंडिंग, जैसे कौन सा मेथड यूज करें। हेलो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, यानी इसका बेसिस है पर्सनैलिटी, स्टाइल्स एंड टेस्ट, हैबिट्स भी यू कैन ऑल्सो ऐड हैबिट्स हेयर। तो नेचर हाईली इमोशनल होता है, टीम इन्वायरमेंट बिगाड़ सकती है। और रिजोल्यूशन मेथड क्या है? एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं, राइट, इंटरपर्सनल ट्रेनिंग कर सकते हैं। तीसरा होता है वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें एथिक्स, रिलीजन, बिलीफ, कल्चर, डीप रूटेड वैल्यू, राइट, एथिक्स, रिलीजन, कल्चर, आपके जो डीप रूटेड वैल्यूज होते हैं, राइट, तो नेचर इसका बहुत डीप रूटेड होता है, लॉन्ग लास्टिंग नेचर का होता है, राइट। रिजोल्यूशन मेथड है डायलॉग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पर्सपेक्टिव शेयरिंग, दीज आर द रिजोल्यूशन मेथड। जैसे मान लीजिए डिफरेंट एथिकल बिलीफ है डिसीजन मेकिंग में। तो आपको मैंने बताया दोस्तों टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट, तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट बताया, यानी वर्क, गोल, ड्यूटीज, प्रोसेस, प्रोसीड्यूर। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट बताया, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्टाइल, टेस्ट एंड हैबिट। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट बताया, एथिक्स, रिलीजन, बिलीफ, कल्चर, डीप रूटेड वैल्यूज। अब दोस्तों बात कर लें मेजर काउजेज एंड ड्राइवर की, दिया यानी देखते हैं वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट के मेजर काउजेस क्या हैं जो एग्जाम में वन लाइनर, एमसीक्यूज या केस स्टडी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट का रूट काउज हमेशा एक ही चीज नहीं होता, कभी लोगों से रिलेटेड है, राइट, कभी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कभी पॉलिसी से रिलेटेड है। समटाइम्स इट इज रिलेटेड टू पीपल, राइट, समटाइम इट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड समटाइम्स पॉलिसीज, राइट। तो चलिए समझते हैं, सिस्टमेटिकली समझते हैं। पहला आता है हमारा इंटरपर्सनल काउज। तो ये क्या होता है जी? ये सबसे कॉमन कैटेगरी है जो लोगों से टकराते हैं, जैसे पर्सनालिटी क्लैश होना, प्रेजुडिस होना यानी प्रीसेट बाइस अगेंस्ट इंडिविजुअल, वर्क हैबिट, राइट, तो जैसे ओवर चेकिंग, माइक्रो मॉनिटरिंग, ओवर क्रिटिसिज्म, यानी जब दो लोग की टेम्परामेंट मैच नहीं होती है तो कॉन्फ्लिक्ट तो गारंटेड है, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल काउज बोलते हैं। दूसरा आता है स्ट्रक्चरल काउज। स्ट्रक्चरल काउज समझते हैं क्या होता है? कि यह काउज ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम और स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, जैसे रिसोर्स कंपटीशन, आपके पास फंड लिमिटेड है, राइट, मैन पावर, टूल्स एक्सेट्रा। लीडरशिप काफ़ी वीक हो, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, स्टेटस इशू हो, जैसे अनफेयर प्रमोशन, फेवरेटिज्म, समझे, फेवरेटिज्म है, अनफेयर प्रमोशन है, तो पुअर स्ट्रक्चर में फ्रिक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। फिर हमारे आते हैं इकोनॉमिक और सिस्टमिक काउजेज। ये क्या होते हैं जी? तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, इकोनॉमिक रियलिटी भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। जैसे मान लीजिए रिमनरेशन कम होना, स्ट्रेस वर्किंग कंडीशन होना, ट्रांसपेरेंसी नहीं होना, इनइक्विटेबल पॉलिसीज होना। तो दोस्तों देखिए, दो चीजें हैं, एक तरफ एफर्ट है और दूसरी तरफ रिवार्ड है, राइट। जब ये दोनों मिसमैच होते हैं ना तो डिससेटिस्फैक्शन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों रिस्क क्रिएट करते हैं। फिर आता है इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब कि ये सब सबटल लेकिन पावरफुल काउज है। जब मान लीजिए जॉब रोल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट, स्किल या पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती, राइट, तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, डिसएंगेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट विद पीयर। तो रॉन्ग पर्सन, राइट जॉब, कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही आएगा। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरफ चलते हैं जिसे एग्जामिनर बहुत पसंद करता है। इस फ्लो को याद रखना, केस स्टडी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहला होता है प्रीलूड, यानी कंडीशन एग्जिस्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट के बैकग्राउंड कंडीशन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। जैसे मान लीजिए कि रिसोर्स कम हो जाना, रिसोर्स का शॉर्टेज हो जाना, या मान लीजिए कि कम्युनिकेशन पुअर होना, या मान लीजिए कि टेंशन, पिछला कोई टेंशन बचा हो, राइट। जैसे मान लीजिए ये सब हमारे प्रील्यूड हैं।
फिर आते हैं दोस्तों ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट समझते हैं क्या होता है? ट्रिगर पॉइंट मतलब कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट स्पार्क बन जाता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट कमेंट कर दिया, गलत कमेंट कर दिया मान लीजिए, राइट, तो स्पार्क बन गया। कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट स्पार्क बन जाता है, जैसे कमेंट करना, डिले हो जाना, राइट, मिस्टेक हो जाना, डिसीजन वगैरह। फिर आता है हमारा इनिशिएशन। इनिशिएशन यानी अब पार्टीज ओपनली डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करने लगते हैं, टोन हीट हो सकता है, आर्गुमेंट सरफेस हो जाते हैं, इसको बोलते हैं इनिशिएट। फिर आता है डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंस क्लियर होने लगता है, यहाँ दोनों साइड अपनी बातें, अपनी कंसर्न, अपने पर्सपेक्टिव क्लियरली रखते हैं। ये स्टेज डिसाइड करती है कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होगा या रिजॉल्व होगा। और लास्ट में हम लोग रिजॉल्व करते हैं, यानी फाइनल स्टेज जहाँ पे नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज या कोलैबोरेशन के थ्रू सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो ये 5 जनरल फेजेज है, प्रिल्यूड, ट्रिगर, इनिशिएट, डिफरेंशिएट एंड रिजॉल्व। तो दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पावर पैक 13 स्टेप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, जो एग्जाम में थ्योरी के साथ केस स्टडीज में भी बार बार रिपीट होता है। तो इस मॉडल से सिंपल सा लॉजिक है कि पहले सिचुएशन समझो, फिर इमोशन हैंडल करो और एंड में क्लियर एग्रीमेंट बिल्ड करो। मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों कि पहले इमोशन को समझो, पहले सिचुएशन को समझो, इमोशन तो बात की बात है, पहले सिचुएशन को समझाओ, इमोशन को हैंडल करो और एंड में क्लियर एक एग्रीमेंट बनाओ। जैसे लिखा है एक्नॉलेज द सिचुएशन, मतलब सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है, फीलिंग को अलाउ करो, पार्टीज को अपनी इमोशन ओपनली एक्सप्रेस करने की स्पेस देना, प्रॉब्लम डिफाइन करो, यानी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, नीड को पता करो, हर पार्टी की रियल नीड क्या है, क्या 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 चीज दोनों पार्टी को यूनाइट करती है, कॉमन ग्राउंड पता करना। और फिर रिजोल्यूशन का प्रोसेस, फिर दोनों पार्टी सेम डेफिनेशन पे एग्री करें, एग्री ऑन प्रोसीड्यूर। रिजोल्यूशन का प्रोसेस है स्टेप्स हो, टाइमलाइंस हो, रूल्स हो, ये डिसाइड करो। वर्स्ट फियर पे एग्री करवाओ, दोनों साइड क्लैरिफाई करें कि उनके वर्स्ट के सिनेरियो में क्या फियर है। अर्ली सक्सेस को मतलब क्रिएट करो, एक छोटी सी पॉजिटिव चेंज स्टैब्लिश करो, ट्रस्ट बिल्ड होता है। मल्टीपल सॉल्यूशन, यानी ब्रेन स्टॉर्म करो बिना जजमेंट का, जितने आइडिया उतना बेटर। एक्शन डिसाइड करो, यानी फिजिबल सॉल्यूशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइमलाइन, फिर रियल एग्रीमेंट आता है और 1 से 2 सप्ताह के बाद फिर से फॉलो अप करो। तो ये बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं नेगोशिएशन एंड रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी। तो दोस्तों जिसे हम बोलते हैं नेगोशिएशन मॉड्यूल, तो इसमें एक टर्म होता है बैठना। इस पे सवाल आता है, ये क्या होता है दोस्तों? बैठना बेसिकली आपकी सेफ्टी नेट होती है। अगर नेगोशिएशन फेल हो जाए तो बेस्ट बैकअप ऑप्शन क्या है, यानी बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। मान लीजिए कि जो आपकी नेगोशिएशन है ये मान लीजिए फेल हो गई, तो नेगोशिएशन फेल हो गई तो बेस्ट ऑप्शन क्या है यदि नेगोशिएशन फेल हो जाती है? तो वो होता है बैठना, यानी जितना स्ट्रांग बैठना होगा उतनी स्ट्रांग नेगोशिएशन पावर होगी। नेगोशिएशन स्किल की बात कर लें तो देखिए दोस्तों 4 स्किल है। एक तो पेशेंस है, यानी टाइम लगता है, जल्दबाजी कॉन्फ्लिक्ट वर्सन करती है। दूसरी इम्पार्शियलिटी है, यानी पर्सनल बायस नहीं, सिर्फ फैक्ट बेस होना चाहिए। फिर आता है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी सॉल्यूशन पे फोकस हो। फोकस कहाँ पे करना है? सॉल्यूशन पे फोकस करना है, फ्रस्ट्रेशन पे नहीं। और इशू फोकस, यानी दोस्तों प्रॉब्लम से लड़ो, इंसान से नहीं। प्रॉब्लम से लड़ाई करना जरूरी है। फिर आता है आउटकम मैट्रिक्स। नेगोशिएशन का रिजल्ट नॉर्मली 3 कैटेगरी में फॉल करता है, विन विन, विन लॉस, लॉस लॉस। विन विन यानी बेस्ट केस होता है, दोनों पार्टी गेन करती है, म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन होता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती है, ये बेस्ट केस है। विन लॉस यानी कि दोस्तों एक पार्टी सेटिस्फाइड है, दूसरी रिसेंटफुल है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जनरेट करो। और लॉस लॉस होता है वर्स्ट केस, यानी टोटल फेलियर है, यानी दोनों पार्टी डैमेज या फ्रस्ट्रेशन फेस करती है, कॉन्फ्लिक्ट फुल्ली फेल हो जाती है। अब एक थॉमस किलमैन मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉडल। 5 कॉन्फ्लिक्ट हैंडल स्टाइल को एक्सप्लेन करता है यूजिंग 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन कौन कौन से हैं? तो एक डायमेंशन है हमारा एसर्टिवनेस और दूसरा डायमेंशन है हमारा कोऑपरेशन। आइए देखते हैं। पहले ये टीकेआई मॉडल को देखिए। तो टीकेआई मॉडल के हिसाब से मैनेजर 5 तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करते हैं। चलिए इन स्टाइल को सिंपल भाषा में समझते हैं। पहला होता है कंपीटिंग। कंपीटिंग में क्या होता है दोस्तों? एसर्टिवनेस ज्यादा होती है, कोऑपरेशन कम होती है। यहाँ मैनेजर अपने गोल को एग्रेसिवली परस्यू करता है, यानी ये जो मैनेजर है ये गोल को एग्रेसिवली परस्यू करेगा, दूसरी पार्टी को कंसीडर ही नहीं करता। रिजल्ट क्या होता है? एक जीतता है, दूसरा हारता है। ये तब यूजफुल है जब इमरजेंसी डिसीजन हो, स्ट्रिक्ट रूल हो, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिंग। यानी मैनेजर अपने गोल को एग्रेसिवली परस्यू करना, राइट, दूसरी पार्टी को कंसीडर नहीं करता है। फिर आता है कोलैबोरेशन, यानी इसमें एसर्टिवनेस काफी हाई होती है और कोऑपरेशन भी काफी हाई होती है। दोनों साइड एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बेस्ट पॉसिबल ज्वाइंट सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, यानी दोनों के लिए विन विन है। फिर आता है कॉम्प्रोमाइजिंग। ये सबसे प्रिफर्ड कोई पूछे ना तो कोलैबोरेटिव सबसे प्रिफर्ड है, दोनों के लिए विन विन है। फिर आता है कॉम्प्रोमाइजिंग, यानी मीडियम एसर्टिवनेस, मीडियम कॉम्परेशन, यानी दोनों पार्टी थोड़ा थोड़ा गिव अप करते हैं। परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं आता लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल मिडिल पाथ मिल जाता है।
तो पार्शियल गेन है दोस्तों, दोनों के लिए पार्शियल गेन है। अवॉइडिंग मतलब दोनों में लो लो होता है। मैनेजर कन्फ्लिक्ट से दूर भागता है, इशूअर को पोस्टपोन, इग्नोर या डिले किया जाता है, यानी विड्रॉल होता है। लास्ट में आता है एकोमोडेटिंग, यानी एसर्टिवनेस कम होती है और कोऑपरेटिवनेस हाई होती है। मैनेजर सेल्फ सेक्रीफाइस कर लेता है, अपनी नीड साइड में रखकर दूसरी पार्टी को सेटिस्फाई करता है। दूसरी पार्टी जीत जाती है, मैनेजर एडजस्ट करता है। ये तब है जब रिलेशनशिप मेंटेन करना प्रायोरिटी हो तो एकोमोडेट करो। अवॉइड तब करो जब इशू माइनर हो या इमोशन बहुत हाई हो। कॉम्प्रोमाइज तब करो जब टाइम कम है लेकिन फेयरनेस मेंटेन करना है। एसर्टिवनेस कोलैबोरेशन सबसे बेस्ट है, दोनों के लिए विन विन है, बेस्ट पॉसिबल जॉइंट सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ये 5 स्टाइल याद रखिएगा, थॉमस किलमैन मॉडल है। फिर दोस्तों मैनेजर टूल किट, ये मॉडल सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल नहीं बताता, ये मैनेजर को सिचुएशन के हिसाब से राइट टूल किट यू चूज करने में भी हेल्प करता है। मतलब सिचुएशन को देखो और सिचुएशन को देखकर ना राइट टूल किट को चूज करो, समझिए। तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल ही नहीं बताता, मैनेजर को सिचुएशन के हिसाब से राइट टूल किट चूज करने में हेल्प करता है। तो कब कंपीट किया जाए, जब स्ट्रॉन्ग डिसीजन इमीडिएटली लेना हो, जब रूल ब्रेकिंग हो रहा हो। कब कॉम्प्रोमाइज किया जाए, जब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए, राइट। कब अवॉइड किया जाए, कब एकोमोडेट किया जाए, ये सब तो बात हो रही है, राइट। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट लिखा है, जेडी रिव्यू, रेगुलर अपडेट, रैपॉर्ट, सबऑर्डिनेट रिगार्डिंग प्रॉब्लम एंड अचीवमेंट, केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल्स। अब दोस्तों अनमैनेज कॉन्फ्लिक्ट का नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, डिसरप्शन, वर्क काम रुक जाएगा, प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स में हाई टर्नओवर होगा, एब्सेंटिज्म बढ़ेगा, टर्मिनेशन ज्यादा होगा, साइकोलॉजिकल इमोशनल स्ट्रेस बढ़ेगा, जॉब कमिटमेंट कम होगा। अब दोस्तों अल्ट्रा माइक्रो एग्जाम रिवीजन पॉइंट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इंटायर चैप्टर को 30 सेकंड में रैप अप करते हैं, राइट। यूजिंग द अल्ट्रा माइक्रो रिवीजन, ये रिकैप एग्जाम हॉल में आपका दिमाग में फ्लैश होगा। सबसे पहले देखिए कोर डेफिनेशन क्या बताया कि कॉन्फ्लिक्ट यूनिवर्सल है, इनएविटेबल है, इनकम्पैटिबल गोल है। क्यों आता है जी, क्योंकि गोल इनकम्पैटिबल है, राइट। स्कॉलरली व्यू क्या है दोस्तों, एक तो ट्रेडिशनल है क्योंकि बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट बैड है, कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों बोलता है कि नेगेटिव चीज होती है। और एक इंटीग्रेटनिस्ट व्यू है जो कि बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों पॉजिटिव चीज है और जरूरी है ग्रोथ के लिए। फिर आता है स्कॉलरली व्यू, आपको बताया मैंने ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता है और इंटीग्रेशनिस्ट व्यू क्या कहता है। फिर एक टर्म लिखेंगे इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया कि देखो अप्रोच अवॉइड 3 केस होते हैं, एग्जाम में 100% पूछा जाता है। फिर मैंने आपको थॉमस किलमैन मॉडल के 5 स्टेजेस बताए, कंपीट करो, कोलैबोरेट करो, कॉम्प्रोमाइज करो, अवॉइड करो, एकोमोडेट करो। क्या क्या बताया जी, कंपीट, कोलैबोरेट, राइट, कॉम्प्रोमाइज, अवॉइड और एकोमोडेट। फिर मैंने आपको बताया नेगोशिएशन का फोकस होता है इंटरेस्ट पे, राइट। बांटना के जैसे एग्जांपल है, अपना बांटना समझो,